तो सर जब मणिपुर पहुंचे, पूरी यूनिट जब पहुंची 21, तो जाते ही सक्सेस हो गई थी या किस तरह से ट्रांजिशन हुआ? वी कॉल्ड इट ऑपरेशन रेनबो। हमने ये देखा कि भाई देखो इन्फॉर्मेशन तो बहुत आ रही है लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो जाती है, कभी भी आती है कि यहाँ है मिलिटेंट, यहाँ है वो है। तो मैंने कहा उसके ऊपर नहीं, हम टारगेट करेंगे कैंप्स के ऊपर। वहाँ पे जल्दी सुबह हो जाती है, तो मैं 3-4 बजे ही निकल गया था अपनी पोस्ट से। बंदे आने दिखने लगे यूनिफॉर्म में, तो मैंने उस ऑफिसर से पूछा, टीम जो भी कंपनी कमांडर था वहाँ का, असम राइफल का, तो 1 2 3 करके काफ़ी सारे लोग थे, 20-25 लोग निकले वहाँ से। मैंने कहा तेरे बंदे तो नहीं है, यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं? कहता नहीं सर ये मेरे नहीं है। मैंने कहा फिर तो ये मिलिटेंट हैं। कहते हाँ सर हम मिलिटेंट हैं। लेकिन शाम को हम उसी जगह पे देख रहे थे तो कुछ एक्टिविटी नहीं थी। मैं उनकी रेडियो कम्युनिकेशन मॉनिटर कर रहा था, तो उनकी आवाज़ और बातचीत में ना थोड़ा सा वो होने लगा, चेंज हो गया। मतलब नॉर्मल यस ओके वगैरह चल रहा है, तो हश हश थोड़ा बात करने लगे, बी केयरफुल टाइप। तो रेडियो ऑपरेटर ने बोला था कुछ है, फायर शुरू हुई। फिर थोड़ी देर बाद बस फायर, फिर सिंगल टैप, फिर खूब सारा फायर हुआ। तो आई कुड हियर कारकी, वो सर लग गई somebody has been hit sir। हेलीकॉप्टर के बुलाया, तो उस समय ऑब्वियसली लोगों को ये लग रहा था कि भाई SF के लग गई है गोली। जो हेलीकॉप्टर पायलट था उसने वहाँ पे जो बॉडीज़ पड़ी हुई थी, तो वो उसने बताया वहाँ पे जाके कि सर 21 को एम्बुश कर लिया है, 8 लोग मरे पड़े हैं, वहाँ पे बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, एक के चोट लगी है। जंगल से आ रहे थे, उनके किसी जवान का एक मैगजीन गिर गया पीछे। तो जैसे वो ऊपर गए, जो स्टे बिहाइंड पार्टी होती है मिलिटेंट की, वो बैठे हुए थे वहाँ पे। तो फिर थोड़ी देर में मेरे को एक आदमी आता हुआ नीचे दिखा, अपनी ट्रूप को बताया। मैंने कहा एक आदमी आ रहा है नीचे। मेरे को दिख गया उसके पास हथियार है और साथ में एक पानी का जरीकन जैसे होता है, वो उसको नीचे अपना मणिपुर रिवर जा रही थी। तो जैसे ही मैंने उनको बताया तो इन्होंने उसको गिरा लिया। तो फिर मैंने कहा उसको रहने दो वहीं पे, उसको उठाओ मत, अभी हो सकता है कोई और भी आए उनके साथ। तो थोड़ी देर बाद ऐसे ही 2 लोग और आए, तो उन्होंने सोचा पता नहीं कहाँ से, क्योंकि जब वो गोली मार रहे थे तो हम भी यहाँ से स्नाइपर शॉट ले रहे थे। तो जैसे वो गिरे, दोनों और गिरा लिए, तो 3 लोग गिर गए, वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन नाउ द मिलिटेंट को समझ में आ गया कि कुछ तो है, और 2 लोग और थे, तकरीबन 10 लोगों को उन्होंने गिरा लिया था। तो दैट वाज काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो सर जब मणिपुर पहुंचे, पूरी यूनिट जब पहुंची 21, तो जाते ही सक्सेस हो गई थी या किस तरह से ट्रांजिशन हुआ? शुरुआत में तो ऐसा क्योंकि था कई ना, बार टाइम लगता है सर। सी अच्छा तो ये था कि हम एक्चुअली जो एरिया हमारे लिए बनाया गया था उस एरिया में पहुंच गए थे। और हम शुरू में तो जो डिवेट क्वार्टर था उसके बगल में कोई जगह थी, एक बिजली का घर, उसमें हम रह रहे थे। काकचिंग जगह है, तो BSNL की ऑफिस में एक कमरा होता था और उसमें ही हम रहते थे। और हमने ये देखा कि भाई देखो इन्फॉर्मेशन तो बहुत आ रही है लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो जाती है, कभी भी आती है कि यहाँ है मिलिटेंट, यहाँ है वो है। तो मैंने कहा उसके ऊपर नहीं, हम टारगेट करेंगे कैंप्स के ऊपर। तो शुरू में तो हमने कैंप्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन ली, और उस समय डिव भी बहुत प्लानिंग कर रही थी। ये जो कैंप्स थे ये बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक थे। ये साजिक तंपक से आगे, हाँ, साजिक तंपक और उसके आगे थे। तो वो बहुत नोटोरियस एरिया कहा जाता था कि वहाँ पे इस इलाके के आगे ना सिविलियन जाएगा, ना पुलिस जाएगी, ना कुछ जाएगा। लिबरेटेड जोन। हाँ, लिबरेटेड जोन कहा जाता था उस समय। तो जब हम वहाँ पे गए तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी जगह है, अगर लिबरेटेड जोन में जा रहे हैं तो हमारा एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में तो लग रहा था कि मतलब जल्दी होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। 1-2 ऑपरेशन हमें करने के बाद, फर्स्ट ऑपरेशन तो जिसके अंदर आई थिंक TJ वाज देयर। यस, ब्रिगेडियर रावत वाज आल्सो देयर सर। आशीष रावत के ऊपर फायर आया था। हाँ, तो उस वाले ऑपरेशन में बेसिकली क्या है कि अभी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। इट वाज नॉट दैट कि भी जैसे कैंप्स को हम हिट कर रहे हैं, बट दे वर मूविंग अराउंड क्वाइट फ्रीली। एंड वो अच्छा लगा कि चलो इसमें एक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो और मिलिटेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव हैं और प्रॉपर यूनिफॉर्म में घूमते थे वो, अनलाइक इन असम जहाँ पे वो सिविल क्लोथ में भी घूम रहा है। और देन देयर वर एरियाज विच वर लिबरेटेड, कि आप उधर जाओगे तो वहाँ पे आपको यकीनन तौर पे मिलिटेंट मिलेंगे ही। और कई जगह पे तो ऐसे भी था कि उन्होंने माइन किए हुए थे एरियाज, और कई एरियाज को हमें क्लियर भी किया है वहाँ पे ऑपरेशंस करते समय। इनफैक्ट जो आप कह रहे थे सर, जिसपे काकी भी और इवन छत्तर सिंह, काका भी, हाँ, ही गॉट द, और आप हेप्टर में थे। हाँ, IP उसका बेसिकली ID लगा हुआ था और उसके पूरा फेस में। इनफैक्ट अच्छी बात ये थी कि कुछ हमने मिलिटेंट्स जो थे, सरेंडरी थे ना, उनको भी हायर किया था। मैं बिफोर वी गॉट इनटू द ऑपरेशंस इन मणिपुर,
तो मैंने क्या किया था कि मैं सब यूनिट्स में जाता रहता था और उनसे वॉलंटियर्स लेता रहता था, क्योंकि हमारे पास थोड़ी 100-150 लोगों की कमी थी और मुझे पता था कि भाई यहाँ के मेरे को बंदे चाहिए लोकल। तो मैं असम रेजिमेंट सेंटर में गया, असम राइफल्स में भी गया और कुछ लोगों ने जो है काफ़ी मदद भी करी। और ऐसे कुछ मेरे को सरेंडर्ड मिलिटेंट जो थे असम राइफल वगैरह में, दे वर गिवन टू अस। तो मैंने उनको अच्छे से बात करी, उनका मतलब माइंड सेट समझा कि भाई क्या ये बंदा फिट हो सकता है, और उन्होंने को फिर सेंटर में भेजा। उनकी जैसे ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग। और कई ऐसे भी थे जो कि सिविलियंस थे, जो कि किसी के भाई है मिलिटेंट के, या कि मिलिटेंट का जिसका कोई रंजिश होती है पर्सनल, किसी ने मिलिटेंट ने किसी को मारा है तो उसके भाई को जैसे रिक्रूट करवा लिया। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लिया था मणिपुर और नागालैंड के लोगों का, और उनको मैं रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए भेज के और उनको यूनिट में ले रहा था। ऐसे करके पिछले मतलब 1 साल से ये चल रहा था। तो जब वो बंदे आए मेरे पास यूनिट में ना, तो मेरे को एक अजीब सा, जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस लगा, क्योंकि ये बंदों को पूरा इलाका पता है और इन लोगों के मन में वो जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा संकोच वो नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा बाहर से लोग आते हैं तो उसको इलाके का भाषा का वो थोड़ा संकोच रहता है। तो इनको वो नहीं था और वो फटाफट समझता रहा था बातचीत करने से और उनसे, और इन्फॉर्मेशन निकालने में भी बहुत वो तेज थे। तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ और मेरे को बस ये यकीन था कि अब सक्सेस हमें मिलने वाली है और काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। बट ये नहीं पता था कि कब कहाँ पे मिलेगी। बट ये मेरे को कॉन्फिडेंस था कि अभी ये बंदे जो हैं ट्रेंड हो गए हैं, अभी ये इनका फायर कंट्रोल, फायर डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें जो हैं वो इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी स्पेशल फोर्सेस यूनिट को। और स्पेशली व्हेन यू आर कोई नई जगह में आप जब जाते हो तो आपको उसको समझने में टाइम लगता है। तो वो लगा। तो फिर एक बार वो जब शुरू हुई जो ये ऑपरेशंस की, जैसे होता है ना कि एक के बाद एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होते रहे, बीच में 3 महीने 4 महीने फिर वो मनोरमा वाला इंसिडेंट हो गया था, जिसमें कि वन दे गर्ल हैड डिसरोब्ड एंड ऑल दैट। तो उसके बाद फिर हम ऑपरेशन नहीं किए, बट इंटेलिजेंस हमारे पास बराबर आ रही थी। और मैं हर आदमी जो जाता था छुट्टी, सबसे जाने से पहले और आने पे बात करता था, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि ये जो लड़के हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले, अगर मैं इनको से बात नहीं करूँगा, इनके मन को नहीं जानूंगा, इनके मनोबल को नहीं जानूंगा, इनके कॉन्फिडेंस, क्योंकि क्या है कि ये घर जाएंगे, घर से इनको कुछ भी ब्रेन वॉश भी किया जा सकता है, इनसे बातचीत की जा सकती है, हमारे बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मेरे को इनके साथ जुड़ के रहना है और इनको अपने साथ रखना है। और ये बंदे बहुत अच्छे थे, कैपेबिलिटी वाइज, रिफ्लेक्सेस वाइज, फायरिंग की ड्रिल्स वगैरह इनकी बहुत बखूबी थी। मैं जब 10 पैर में भी था तो मैंने कुछ एक लड़के इनको अपने स्काउट्स वगैरह रखा हुआ था, और मैं कईयों को तो घर भेज देता छुट्टी कि आप घर रहो, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, जब इन्फॉर्मेशन होगी आप आ जाओ। और वो इन्फॉर्मेशन लाते रहते थे। तो वही ऐसे किया, थोड़ा टाइम लगा हमें, लेकिन उसके बाद हमने कभी पीछे नहीं देखा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत आ रही थी। हमने पूरा मैप कर लिया था कि कहाँ पे क्या है, कितने ग्रुप्स हैं। ज़्यादातर लोग बाहर ही थे अक्रॉस, और हमारे को ऑर्डर नहीं थे ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन करने के लिए। एक बार जरूर ऑर्डर मिले थे कि कैंप्स को हमें डिस्ट्रॉय करना है, और वो हमने किए भी। लेकिन देखो मिलिटेंट क्या है ना, मिलिटेंट ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह पे रहेगा। वो कभी असम में चला जाएगा, कभी भूटान चला जाएगा, कभी म्यांमार चला जाएगा, वो घूमता रहेगा। जहाँ पे उसको पैसे मिल रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसका लीडर भी उसको भेजेगा, जाओ टैक्स कलेक्ट करके लाओ। तो यू कैनॉट हैव स्टैटिक ऑपरेशंस, यू हैव टू बी मोबाइल मेंटली एज वेल एज फिजिकली। आपको घूमते रहना पड़ेगा उनके साथ। और जब इंफॉर्मेशन मिली, आपको इतना पता होना चाहिए कि भी मुझे कहाँ उसको ट्रैप करना है, जो कि बेस्ट इलाका होगा। तो कई जगह, जैसे हम करांग आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे वो जैसे है ना वो अपना लोकतक लेक के अंदर वो आइलैंड है। तो काफ़ी दिन तक हमने उसको फॉलो किया, देखा उनको मिलिटेंट को मूव करते हुए उधर करांग आइलैंड में। और जब एक ऑपरेशन हुआ तो वी गॉट सक्सेस। तो समटाइम्स आई फील दैट के जैसे ना सक्सेस को लाने के लिए मेहनत मुशक्क़त बहुत करनी पड़ती है। सक्सेस को लाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जाओ हिट करो वापस आओ, हिट करो वापस, ऐसा नहीं होता कि। लेकिन मैंने कई बार सुना भी है ऑपरेशन कई यूनिटों ने किए हैं कि 15-15, 20-20 लोग मार दिए हैं। आई रियली डोंट नो हाउ, बिकॉज मैक्सिमम ऑपरेशन हमने जब करे हैं 13-15 के ऑपरेशन, उसमें इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ऑपरेशन में नहीं होता। इनफैक्ट इफ़ आई मे रिमाइंड सर कि आपने एक ऑपरेशन किया था जिसमें हम गए थे सर, और टीम ने जा कर के सक्सेसफुल ऑपरेशन करके वापस लौट करके आए थे, एंड सीओ की पार्टी पीछे थी। सर ने कहीं और मूवमेंट देखा और बोला कि अब यहाँ ऑपरेशन करेंगे। सबने बोला कि हम नहीं जा सकते सर, 8-9 दिन हो गए। बोला कि ठीक है तुम लोग वापस जाओ, मैं जाता हूँ। और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। Oh no, this operation was one of the most successful operations of our unit. सर ये आप बताइए प्लीज सर, मैंने जिस्ट बता दिया है।
सो बेसिकली क्या हुआ था कि इट वाज वी कॉल्ड इट ऑपरेशन रेनबो। ये ऑपरेशन जो था उसका भी एक रीज़न था। हाँ वो रीज़न बाद में आएगा, लेकिन एक्चुअली इस ऑपरेशन का जो है डिव लेवल पे ऑपरेशन था। एंड जो एरिया था हैंगजांग, उसको न्यूट्रलाइज करना था। और हैंगजांग, हैंगजप और हैंगलेंग की हैंगलेप हाँ हैंगलेप ये जगहें थी जहाँ पे काफ़ी मूवमेंट थी मिलिटेंट्स वगैरह की, और काफ़ी बड़ा डिव एरिया जिसको कह रहे हैं कि वो कवर करना था। तो जब ब्रीफिंग भी हो रही थी तो उस समय भी मैंने कुछ सवाल पूछे। जीओसी थे जनरल गोगो द्विवेदी, और कि भाई हमारा एम क्या है। तो ऑपरेशन का एम ये था कि टू किल मैक्सिमम मिलिटेंट्स, क्योंकि क्या है कि वो इतना बड़ा इलाका है, मिलिटेंट तो कहीं भी जाएंगे, आप एरिया तो नहीं साफ कर सकते, राइट। अगर आप इधर जाओगे तो मिलिटेंट इधर आ जाएगा, अगर आप इधर जाओगे तो मिलिटेंट इधर है, तो वो तो एक मूविंग टारगेट है, राइट। तो एम बड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। तो एम वॉज वेरी क्लियर टू किल मैक्सिमम मिलिटेंट्स। एंड और वो मिलिटेंट को मारने का वही होता है कि आप इस जाओगे तो दूसरी जगह आएगी, तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आते रहना चाहिए। तो जब हमारी टीम जा रही थी तो उससे पहले ही मैंने जीओसी साहब से बात की। तो मैंने कहा सर कि अगर हमारा एम मिलिटेंट को मारने का ही है तो मेरे को आप एक, मेरी वो है रिक्वेस्ट है कि मुझे 48 आवर्स पहले दे दो ऑपरेशन से लॉन्च होने से पहले। बिकॉज क्या है कि बड़ी फोर्स जाएगी तो सरप्राइज लॉस हो जाता है। तो आप मुझे 48 आवर्स पहले दे दीजिए, जिससे कि मैं उस इलाके में जाके रेकी भी कर सकूं, देख भी सकूं विदाउट लूजिंग सरप्राइज। एंड मैं आपको इन्फॉर्मेशन वापस दूंगा, जिससे कि हम एक काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उस समय मेरे साथ मेजर कार्की और चमोला, हाँ चमोला, ये दोनों टीम कमांडर एंड ट्रूपीज वर देयर। एंड वेरी एनर्जेटिक, वेरी यंग एंड डेयरिंग ऑल्सो। तो मैंने इनको बोला कि देखो ऐसे है कि ये ऑपरेशन करना है और हमें देखते जाना है कि भाई कहाँ पे मिलेगा, और जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे हमें कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना है। तो पहले 2 दिन में ही, फर्स्ट 2 डेज में ही हमारा फर्स्ट कांटेक्ट हो गया। तो जीओसी वाज वेरी हैप्पी, और उन्होंने पूछा भी कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। तो उन्होंने बताया ये एक हैंगजक पे, हैंगजंग में जो है हमारा कांटेक्ट हुआ है। एंड आई थिंक हैंगजंग से थोड़ा आगे जाके हमारा कांटेक्ट हुआ था। एंड ऑलरेडी यूनिट्स, बाकी की यूनिटें जो है वो एरिया सर्च वगैरह कर रही थी। तो जब ये कांटेक्ट हुआ तो उसके बाद मैं थोड़ा पीछे रहता था, अबाउट 24 आवर्स टू 48 आवर्स बिहाइंड, कि भाई कोई और इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं उसको फीड कर सकूं। तो मेरे पास एक लोकल सैम राइफल की यूनिट से ना एक मेजर साहब थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ही सेंट मी अ मैसेज। उन्होंने मेरे को एक मैसेज भेजा कि आप मेरे पास आओ, मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है इस इलाके की। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको वापस मैसेज, वो सिविलियन मूवमेंट करते हैं, मैंने कहा कल आता हूँ। मैं को अभी तो शाम हो रही है, 6 घंटे लगेंगे मेरे को आने में, 5-6 घंटे, तो मैं कल सुबह आता हूँ तुम्हारे पास। तो नेक्स्ट डे मैं उसके पास गया, तो मैंने कहा क्या इन्फॉर्मेशन है। तो उसने मुझे मैप पे दिखाया कि यह इस इलाके में जो है ना देयर मिलिटेंट्स आर देयर। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा आसपास देखा, इंटरविजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है, पहाड़ कहाँ है, ये कहाँ है। मैंने कहा अगर इस पहाड़ पे हम चढ़ जाते हैं तो वी विल बी एबल टू सी देयर। कहता हाँ। तो मैंने कहा तूने क्यों नहीं किया। एनीवे, तो वो कहता नहीं सर मैं भूल गया एंड ऑल दैट। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वी क्लाइम्ड अप द माउंटेन, इट टुक सम टाइम बट वी क्लाइम्ड द माउंटेन एंड इट वाज अराउंड मॉर्निंग 10 o'clock, बिकॉज वहाँ पे जल्दी सुबह हो जाती है। तो मैं 3-4 बजे ही निकल गया था अपनी पोस्ट से, जहाँ पे मैं पहले रुका हुआ था। तो मैं वहाँ पहुँचा, 10-15 मिनट ही हुए होंगे। तो मैंने पहले उनको दिखाया वो गाँव अपने बंदों को, एंड मेरे साथ सिग्नल ऑपरेटर था। तो उसको मैंने बोला कि तू उस गांव पे नज़र रख, और दूसरे को बोला इस वाले, देयर वाज सम आइसोलेटेड थोड़ी सी हट्स थी वहाँ पे, हैंगजांग विलेज था जहाँ पे वो देखता रहे। तो थोड़ी देर हुई, 15 मिनट हुई, तो हमें वहाँ पे बंदे आने दिखने लगे यूनिफॉर्म में। तो मैंने उस ऑफिसर से पूछा, टीम जो भी कंपनी कमांडर था वहाँ का, असम राइफल का, कि ये तुम्हारे बंदे तो नहीं है। तो 1-2-3 करके काफ़ी सारे लोग थे, 20-25 लोग निकले वहाँ से। मैंने कहा तेरे बंदे तो नहीं है, यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। कहता नहीं सर ये मेरे नहीं है। तो मैंने कहा फिर तो ये मिलिटेंट हैं। तो कहते हाँ सर हाँ मिलिटेंट है। तो जब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो ऑलरेडी ये ऑपरेशन जो हमारा लॉन्च हो रखा था आगे, तो उसके 4-5 दिन हो रखे थे, और डिव जो है पूरा ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी थी पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए। जब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मिलिटेंट्स इधर हैं, तो फिर मैंने कर्नल जीएस को मैसेज भेजा कि मैंने कहा यहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वी कैन डू इट। बट पूरी की पूरी डिवीजन आगे चली गई थी। तो मतलब ये एरिया को छोड़ के इसके आगे ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज यू सी मिलिटेंट्स को ऐसे तो आप देख भी नहीं पाते हो, अगर वही छुपे हुए हैं तो आप क्रॉस कर लोगे, वो तो रास्ते पे होते नहीं कि रास्ते पे बैठे वेट कर रहे हैं आप आओ। वो तो जंगल में कहीं छुपा हुआ है। तो हम तो रास्ते रास्ते लेके हम आगे चले गए थे। तो हम जब गए तो हैंगजप पे चले गए थे, और ये जो गांव था ये पीछे था, हैंगजाम या कुछ इस तरह से दूसरे का नाम था। तो जब ये पूरे आगे चले गए थे तो फिर अब मैंने जीओसी को ये बताया कि भाई वहाँ तो मिलिटेंट जितने थे, हमारा कांटेक्ट हुआ है, 2-3 मिलिटेंट हमने मार भी दिए हैं,
लेकिन उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें दी नहीं है, और यहाँ पे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अभी आप बताइए क्या करना है। मेरे हिसाब से तो उनको वापस बुला लो और डिव को भी इधर यस आइसोलेट करने की प्लान करते हैं। लेकिन जीओसी साहब ने बोला कि नहीं, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा डिव लेवल ऑपरेशन चल रहा है। फिर भी मैंने कर्नल जीएस को दोबारा से मैसेज किया, भाई करना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें है कुछ मिल सकता है। तो फिर ऐसे आपने करके बताया नहीं कि आपको दिख रहा है? हैं। आपने ये नहीं बताया कि आपको नहीं दिख रहा नहीं, है? तो दिखने की तो बात नहीं, क्योंकि फिर वो दिखता है, कल को नहीं दिखेगा। तो वो अगर मैं ये बोलूँ कि दिख रहा है तो वो बोलेंगे फिर तुमने क्यों नहीं किया। अभी क्या 4 किलोमीटर दूर पे मैं गोली मारूंगा तो उसको थोड़ी कुछ मिलेगा, और मेरे पास इतने बंदे भी नहीं है। तो एनीवे मैंने उनको बोला कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन है और हमें मिल सकता है यहाँ पे। तो काफ़ी कन्विंस करना पड़ा, और कंजीएस को बताया। कंजीएस भी मैकेनाइज के थे, जीओसी थे, जाट रेजिमेंट के थे, जनरल गोगो द्विवेदी। तो उसके बाद 48 घंटे निकल गए तो कोई एक्शन नहीं हुआ। ऑलरेडी हमारे ट्रूप्स जो है वहाँ पे 10 दिन से 8 दिन हो गए थे टोटल निकले हुए थे, और दिस मेजर कार्की एंड चामी सर, चमोला वर देयर। तो मैंने फिर उनको भी वापस लाने के लिए भी टाइम लगता है ना। तो फाइनली दे एग्रीड, द कंजी सेड कि तुम अपनी ट्रूप को बुला लो, बाकी का डे लेवल ऑपरेशन चल रहा है उसको चलने दो, आप कर लो। आप कर लो जो करना है। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो मैंने इनको बुला लिया वापस। तो ये 60-70 लोग थे और ये वापस आ गए। और जब ये वापस आए तो ऑब्वियसली थके हुए थे, 8-10 दिन हो गए, 8 दिन 6 दिन में तो वो कर लिए थे। फिर उसके बाद वापस आए, 2 दिन लगे। फिर उसके बाद तो फिर सुबह सुबह आ गए थे, और पूरा दिन इनको मैंने बोला कि तुम आराम कर लो, फिर शाम को प्लानिंग करके फिर अगले दिन सुबह निकलेंगे फर्स्ट लाइट से पहले पहले, क्योंकि अंधेरे में और फर्स्ट लाइट में जाएंगे तो सरप्राइज मेंटेन करना आसान होगा। लेकिन शाम को हम उसी जगह पे देख रहे थे तो कुछ एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि जो हमने पिछली 2 दिन पहले देखी थी वो एक्टिविटी अभी नहीं थी। ऑब्वियसली मिलिटेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्टे देयर, राइट। तो इन जो मेजर चमोला और कार्की है वो कहते हैं कि सर अब तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या करना जाके, तो फिर लेट्स नॉट गो। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब तो जीओसी साहब को बता दिया है, अभी तो जाना चाहिए। ऐसा है कि अगर नहीं मिलेंगे, हम उधर से आगे देखेंगे ना, हो सकता है कि आगे मिल जाए। तो उनको थोड़ा सा अटपटा लगा कि ऑलरेडी 10 दिन हो गए हैं और हम इतना कुछ कर चुके हैं, मार दिए हैं 2-3 मिलिटेंट, तो ऑलरेडी 2 मिलिटेंट तो मर ही गए हैं ऑलरेडी। तो वो भी था। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब तो हमने बता दिया है और अब तो करना पड़ेगा। आई थिंक विलेज नेम वाज हैंगजंग, दैट वाज द प्लेस। तो फिर फाइनली रात को फिर मैंने दोबारा उनको उठाया, बिकॉज सो रहे थे वो, उठे नहीं। तो फिर मैंने उसको दोबारा उठाया, मैंने कहा तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। कहते नहीं सर चलते हैं। वो ऐसे ऐसे नाना करते करते फाइनली उठ गए, क्योंकि मैंने उनको बोला अगर तुम नहीं जा रहे तो फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ तो मेरे साथ 10-15 आदमी हैं, मैं उनको लेके जा रहा हूँ और तुम लोग यहीं आराम करो। तो फाइनली दे आईडी नहीं सर चलते हैं चले गए। तो सुबह सुबह वो निकले, तकरीबन 4 बजे दिन हो जाता है, तो दे हैड टू गो डाउन एंड देन क्लाइंब अप। तो मैं उनकी रेडियो कम्युनिकेशन मॉनिटर कर रहा था। तो थोड़ी देर के बाद जब वो क्लाइंब अप कर रहे थे, तकरीबन सुबह के 8-9 बजे का टाइम होगा, तो उनकी आवाज़ और बातचीत में ना थोड़ा सा वो होने लगा, चेंज हो गया। मतलब नॉर्मल यस ओके वगैरह चल रहा है, तो हश हश थोड़ा बात करने लगे, बी केयरफुल टाइप, थोड़ा सा हश हश बात कर रहे हैं। तो फिर रेडियो ऑपरेटर मेरे साथ ही रहता था, तो रेडियो ऑपरेटर ने बोला सर कुछ है। तो फिर मैं कान लगा के सुन रहा था सब बातें को। एंड अराउंड 10:45 इन द मॉर्निंग तो फायर फाइट शुरू हुआ। तो इनिशियली फायर वाज थोड़ा थोड़ा एंड मतलब ज़्यादा नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये तो अच्छा फायर है, बिकॉज जब हमारे बंदे फायर करते थे तो वो डबल टैप, एक दो राउंड फायर करते हैं। दे डोंट फायर अननेसेसरली, राइट, बर्स्ट फायर नहीं करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बर्स्ट फायर, फिर सिंगल टैप, ऐसे चल रहा था। फिर खूब सारा फायर हुआ। तो फिर मेरे को लगा कुछ हुआ है, एक्शन हुआ है, तो बात करनी चाहिए। तो आई कुड हियर कार्की, वो सर लग गई सबको, मतलब somebody has been hit सर। एंड ही सेज कि सर आवर बॉयज़ आर हिट। हम तो बता रहे थे 10, थक गए थे लोग, 10 दिन का हो गया ऑलरेडी ऑपरेशन। एंड सो आई सेड हु इज़ बीन हिट। तो दे सेड नहीं सर आप जल्दी आओ। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो मेरे साथ जीओसी साहब ने क्या हुआ था, एक 780R की कंपनी लगा रखी थी। कहते उनको पता नहीं क्या था कि सीओ साहब जहाँ जाएंगे आप उनके साथ जाओगे। मेरे को तो अच्छा लगता था कि मेरी प्रोटेक्शन हो रही है, लेकिन बट ये है कि एक कंपनी लेवल चल रहा है। तो मेरे साथ तकरीबन 8-10 लोग चलते थे। जनरली आई हैड दोस लोकल बॉयज, नागाज एंड मणिपुरीज एंड ऑल दैट, बिकॉज भाषा का भी होता है। तो वो कंपनी थी आई थिंक 780R की, एंड उसके सीईओ थे गैमलिन, वो बाद में जनरल बने। तो वो कहते सर हमारे को बताया आपके साथ जाना है। तो मैंने कहा चलो फिर मेरे साथ, मेरे बंदों की गोली लगी है, लगता है कुछ एक्शन हुआ है, तो यू कम विद मी। मैंने कहा ठीक है। मैंने तो ऐसे उनको बोला कि तुम, अगर हमारा एक्शन हुआ है, बिकॉज इफ देयर हैज बीन एन एक्शन विद द मिलिटेंट्स एंड ऑब्वियसली मिलिटेंट्स आर गोइंग टू भागेंगे, तो आप अगर यहाँ एम्बुश लगा लोगे तो आपको मेरे ख्याल से चांस है मिलने का। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें ऑर्डर है
कि आपके साथ रहना है। तो मैंने कहा ठीक है फिर चलो मेरे साथ। तो फिर मैं जैसे ही साइट पे पहुंचने लगा, ऑब्वियसली उससे पहले मेरे को एक एवैक्यूएशन करना था क्योंकि इसके लग गई थी गोली अपने मधुसूदन सुरवे जो थे उनके पैर में गोली लग गई थी, तो उनको इवैक्यूएट करना था वहाँ से। तो उसके लिए फिर हेलीकॉप्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना, HF कम्युनिकेशन, तो वो मैंने फिर करके हेलीकॉप्टर के बुलाया। तो उस समय ऑब्वियसली लोगों को ये लग रहा था कि भाई SF के लग गई है गोली और इवैक्यूएशन होना ज़रूरी है। तो हेलीकॉप्टर पायलट आया, उसको भी तकरीबन आधा पौना घंटा लगा उसको आने में और कोऑर्डिनेट करने में। और उससे पहले उन्होंने पेड़ वेड़ काटे, थोड़ा हेलीपैड टाइप का बनाया। तो जब इवैक्यूएशन पूरा हो गया तकरीबन 2-2:30 बज गए थे और फिर मैं आगे बढ़ा उसके साइड पे। जो हेलीकॉप्टर पायलट था उसने वहाँ पे जो बॉडीज़ पड़ी हुई थी, कुछ बॉडीज़ पड़ी हुई थी वहाँ पे, तो वो उसने बताया वहाँ पे जाके कि सर 21 के लग गई है तकरीबन। पीछे जाके? हाँ पीछे जाके कि 21 को एम्बुश कर लिया है, 8 लोग मरे पड़े हैं वहाँ पे, बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, एक के चोट लगी है, उसको लेके आए हैं हम। तो मेरे को बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस आने लगे थ्रू 78GR एंड अदर्स कि CO को बोलो बात करेंगे GOC के साथ, और काफ़ी आपके वो हो गया, हादसा हो गया, आप बता नहीं रहे एंड ऑल। तो मैंने कहा मेरे को जाने दो, मैं पहुंच रहा हूँ उस साइट पे, जाके मैं पूरा उसका लेता हूँ और फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन पास करता हूँ। तो जब भी ये सब चल रहा था और फिर हम वहाँ पहुँचे, तो जब मैं गांव के एज पे पहुँचा तो वहाँ पे मुझे कार्की और चमोला मिले। तो इन्होंने मेरे को पकड़ लिया और आंखों से इनके आंसू आ रहे थे। तो मैंने कहा बहुत बड़ा हादसा हुआ लग रहा है, तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा। तो नहीं सर चलो 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 चलो। तो फिर मैं गया वहाँ पे, देखा तो वहाँ पे 8 बॉडीज़ पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ? क्या सर ये मिलिटेंट्स हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने 8 मिलिटेंट मार लिए? कहते हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। मैंने कहा तुमने मुझे तो सरप्राइज दे दिया, लेकिन तो फाइनली आई टुक दिस थिंग कॉल आफ्टर कपल ऑफ आवर्स आफ्टर हैविंग टेकन फुल कंट्रोल। मेरे को लगा अब मैं क्या बताऊंगा उनको कि GOC साहब मेरी मारेंगे। तो फाइनली GOC का साथ मेरी रेड शर्ट बात हुई। मैंने कहा सर कि वो जो बॉडीज़ आपके वो पायलट देख के गए हैं और आप बोल रहे हो तो वो मिलिटेंट्स हैं, बिकॉज सी मिलिटेंट आर ऑल्सो वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म राइट। वो तो उनमें कोई फ़र्क नहीं है, हम जैसे ही हैं। और वो तब हुआ जब वो कार्की और चमोला मेरे को बोल रहे थे सर हम थक गए हैं, जाना नहीं चाहते। मैंने कहा यार चलो अभी हमने एक इन्फॉर्मेशन मिली है तो लेट्स गो ओवर देयर। तो वो एक ऑपरेशन था। तो मेरे को ये लगता है कि कई बार क्या होता है ना कि आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट कि दैट ऑपरेशन वाज जस्ट जो ऑपरेशन रेनबो, उसका हमने फिर नाम दिया। क्योंकि क्या हुआ था उस दिन, बिफोर दीज पीपल वर गोइंग, तो क्या है कि 1-2 गांव थे, तो उसमें से वो बोल रहे थे सर किस गांव में जाना है। तो एक गांव के ऊपर ना रेनबो आया हुआ था। तो मैंने कहा अब देखो मिलिटेंट तो दिख नहीं रहे दोनों गांव में, तो अभी अगर किस्मत का वो लेना है तो आप उस पे जाओ जिस पे रेनबो आ रहा है ना। तो वो रेनबो फिर हमने उस ऑपरेशन का नाम रख दिया। कई बार ऐसा, कायनात चाहती थी सर। हाँ कई बार ऐसा होता है कि एवरीथिंग गेट्स टुगेदर एंड कायनात गिव्स यू दैट सिग्नल कि भैया यहाँ जाओ और यहाँ पे फिर आपको सक्सेस मिलती है। तो दैट ऑपरेशन वी कॉल्ड इट एज ऑपरेशन रेनबो, है ना। that was one operation sir that turned around नहीं उसके बाद वो 8 तो मिलिटेंट वहाँ पे मिले। फिर उसके बाद बॉडीज जो थी काफ़ी सारी जो है नाले में, फिर हम 2 दिन और सर्च किए। पहले 2 मिल चुके थे सर। हाँ पहले 2 मिल चुके थे। टोटल वी हैड अबाउट 12-13 ऑफ द मिलिटेंट्स इन दैट ऑपरेशन। वी कॉल्ड इट एज एन ऑपरेशन रेनबो। I've spoken at length इसमें सर कार्की सर और चैमी सर के साथ भी सर। वो कहते हैं कि CO खुद जाने को तैयार है। हम कह रहे हैं रुक जाओ सर। बट नहीं उस समय मेरे को ये हुआ ना कि मैंने बात कर लिया, GOC को भी बता दिया। तो नाउ इट विल बी वेरी गोइंग नॉट गोइंग ओवर देयर, इट विल शो अ वेरी पुअर दिस थिंग कि भी आपने अपनी टीम को वहाँ से बुला लिया है वापस। इट वॉज अ डिव लेवल ऑपरेशन, इट वॉज वेरी बिग ऑपरेशन। सो इन दैट ऑपरेशन ओनली वी गॉट सक्सेस, नोबडी एल्स, एंटायर डिवीजन वेंट देयर एंड लकी दैट वी गॉट दैट सक्सेस। एंड मैं वही कहता हूँ, ना रात का आगाज़ है ना दिन की चिंता है, तकलीफ पे काबू आराम की नहीं चिंता, जिंदा हैं बट जिंदगी की नहीं है चिंता। दैट वाज व्हाट द मोटो दैट वी कैरीड फॉरवर्ड देयर आफ्टर। सर इनफैक्ट और एक ऑपरेशन स्विफ्ट स्ट्राइक सर, दैट वाज एन अमेजिंग ऑपरेशन सर, जिसमें वी लॉस्ट जेम्स। या द वे एक कैजुअलिटी होने के बाद में द ट्रुप्स रिस्पॉन्डेड, रिएक्टेड, और जो वापस जवाबी कार्रवाई दिया सर, दैट इज अगेन दैट इज एन एग्जांपल फॉर एनीबडी कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं। वो एक्चुअली देखा जाए तो इट वाज अ रियली मास्टर स्ट्रोक आफ्टर लूजिंग अ गाय, किलिंग गेटिंग देम, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दीज यंग बॉयज ऑफ
नेक्टर क्या हुआ था उस समय, वी कैन कॉल इट टैंगो विलेज टैंगो की जो इन्फॉर्मेशन थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर बिल्डिंग द इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस, और काफ़ी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आ रही थी हमारे पास that these village militants are coming, and we had in fact video photographed every one of them, almost 10 to 15 of them. And but the luck would have it, the day when we, obviously before we launched that operation, this thing happened, this Manorama thing. Sir. For almost 3 months we were not allowed to carry out any operation, so it was more like we were हमको कैंप्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप बाहर नहीं जाओगे. So in a way we were able to gather intelligence very secretively, and but we were getting information about these militants moving around in that village. And when we finally launched that operation, so it was a big operation, they said, मतलब पूरा div level का operation बना दिया, 2 यूनिटें लगेंगी यहाँ से वहाँ से. तो when you have such a big operation ना, तो उस समय आपका surprise loss हो जाता है. तो वही हुआ. वो जब हम वहाँ पहुँचे this village Tango, तो वी फाउंड दैट द मिलिटेंट्स, हम पहाड़ के ऊपर थे तो मिलिटेंट्स जा रहे थे बाहर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हिट अ मूविंग टारगेट, एंड दैट टू मोर देन 2 to 3 किलोमीटर अवे, बट वी आर एबल टू उनको देख सकते थे. तो जब ये हो गया तो अभी हमने कहा वो चले गए हैं म्यांमार की तरफ चले गए हैं, अभी तो इनको हम कुछ नहीं कर सकते. तो इस समय क्या हुआ कि नेक्टर का ट्रूप था जो कि कोई जंगल से आ रहे थे, उनके किसी जवान का एक मैगज़ीन गिर गया पीछे. तो जैसे ही हम पहुँचे विलेज में नीचे, तो नेक्टर ने अपने 5 बंदे भेजे, जाके बोलो कि वो ढूंढ के लाओ मैगज़ीन. तो जैसे वो ऊपर गए तो जो उनकी जो ले बिहाइंड पार्टी, स्टे बिहाइंड पार्टी होती है मिलिटेंट की, वो बैठे हुए थे वहाँ पे. तो स्काउट था हमारा जेम्स, एंड मेरे साथ प्रोबेशन किया था सर जेम्स. हाँ, तो जैसे ही वो स्टे बिहाइंड पार्टी थी, उसके 2 या 3 लोग थे, तो उन्होंने फायर खोल दिया और जेम्स के लगी. एक्चुअली जेम्स वॉज नॉट द फर्स्ट स्काउट, द फर्स्ट स्काउट वॉज समबडी एल्स, ही जम्प्ड. सेकेंड स्काउट था ये, तो ही कुड नॉट प्रेडिक्ट कि गोली आ रही है, तो ही गॉट हिट ऑन हिज हेड, डाइड. तो दैट वाज अ लॉस, दैट टू आफ्टर 6 दिन के ऑपरेशन में हमने कुछ नहीं मिला और हमारा बंदा जो है ऐसे ख़त्म हो गया. तो वी रश टू द प्लेस इमीडिएटली, भागे ऊपर गए, देखा कैसे हुआ है ऑपरेशन एंड ऑल दैट. देन वी सॉ जो मिलिटेंट जा रहे थे ना, किस रास्ते में गए हैं. थोड़ी देर हमने उनको फॉलो किया, उनके टेल साइंस को. तो जब हम आगे जा रहे थे तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे जाके फिर हमें क्या दिखा, दूर से किसी छोटी सी हट में से धुआं निकल रहा है. तो जैसे ही हमें यहाँ पे दिखा कि धुआं निकल रहा है, तो मेरे साथ तो ओनली 10-12 लोग थे नीचे ऊपर, तो टीजे और नेक्टर नीचे थे गांव में. अच्छा, आप अकेले ट्रेल कर रहे थे? हाँ, मतलब हम थोड़ा आगे जाके, जिसे कहते हैं ना स्निफिंग अराउंड, फॉलो द ट्रेल. मेरे साथ नेक्टर वाली पार्टी थी. तो जब हमें पता चला कि ये इस तरफ को भागे हैं 3 लोग, और बाकी जो हैं नीचे से, जो पहले हमने देखे थे पिछले दिन सुबह सुबह जाते हुए, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि जो ऊपर वाले गए हैं और जो नीचे वाले गए हैं, दोनों एक ही जगह की तरफ जा रहे हैं. तो डायरेक्शन हमें मिल गया, तो हम उसी तरफ देख रहे थे जिस डायरेक्शन में वो गए थे. और मेरे को क्या था कि मैं हर बार जब भी कोई चीज़ ऐसे होती है तो थोड़ी देर रुक के अपने बायनोकुलर से, स्पॉटोस्कोप से, और फिर मैं अपने साथ ये लोकल लड़के रखता था, नागाज और मणिपुरी, क्योंकि उनकी क्या कम्युनिकेशन आल्सो सर, हाँ, इंटरसेप्ट तो करते हैं. तो दूसरी ये बात थी कि उनको क्या है कि उस लोकल एरिया के बारे में थोड़ा ज्ञान होता है, और उनको समझ ज़्यादा होती है. इवन अगर मैं देखूं और वो देखूं, उनकी देख और मेरी देख में बहुत अंतर है. तो जैसे मैंने उनको बोला, यार ये धुआं कहाँ से आ रहा है, वो 2-3 हट्स दिख रहे हैं, किसका धुआं आ रहा है. तो नीचे उसके एक गांव भी था, छोटी 4-5 हट्स वगैरह थी. तो उन्होंने कहा, सर हो सकता है कि कोई मिलिटेंट हो ऊपर. और क्योंकि वो गांव में नहीं रहते ना मिलिटेंट जनरली क्या रहता है, गांव से थोड़ा अलग से बना के वहाँ पे वो रहते हैं. तो फिर मेरे को शक हुआ कि वो मिलिटेंट भी हो सकते हैं. तो फिर मैंने नीचे से, जो पार्टी थी अपनी टैंगो और इसकी, तो मैंने कहा था आप जब जा रहे हो तो आप ज़रा बात करते हुए जाना वहाँ से, पूछते हुए, क्योंकि हो सकता है कि वो जो ऊपर धुआं निकल रहा है वो उसी के गांव वालों का हो सकता है या कोई और हो सकता है. तो मैंने इनको, अपनी जो टीम नीचे जा रही थी मणिपुर रिवर के साथ साथ, तो मैंने इनको बोला थोड़ा केयरफुली जाओ, और जो गांव आ रहा है आगे तो उससे पूछते हुए जाना कि ऊपर किसका धुआं निकल रहा है. तो उन्होंने बोला, जब वो गाँव में पहुँचे तो कहते यहाँ तो कोई मिलिटेंट नहीं है, मेरे आए थे 15 दिन पहले एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, अभी तो एक्शन हुआ है, हमारा एक बंदा भी मर गया है, और वो बंदा भी इन्हीं का है, क्योंकि वो गांव जो है वो सब कुकी गांव है, और दिस गाय जेम्स वाज आल्सो कुकी. तो जब उसकी डेथ हुई है तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए. तो थोड़ा सा उनको बातचीत करी, थोड़ा एग्रेसिवली, और उनसे पूछा कि भाई आपके बंदे को ऐसे गोली लग गई है,
एंड ही हैज़ डाइड, तो जो गए हैं बंदे आप बताइए कौन है। तब उन्होंने बोला कि जो ऊपर धुआं निकल रहा है ना हट से, तो वो मिलिटेंट्स वहाँ पे गए हुए हैं। तो फिर जो हमारी पार्टी थी, तो फिर इन्होंने तजवीज़ बनाई, प्लान बनाया कैसे करेंगे। तो एक पार्टी जो है नीचे लगेगी, दूसरी पार्टी पीछे से जाएगी, और मैंने इनको बोला था कि नीचे से ऊपर मत जाना, ऊपर से नीचे आना, क्योंकि एडवांटेज होता है जब भी आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपकी फायर थोड़ी इफेक्टिव होती है। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो ही कैन ऑलवेज बी डेफिलेटेड, करेगा तो वो छुप जाएगा, तो आपसे कुछ नहीं होगा। तो एनीवे तो थोड़ा आगे गए होंगे, थोड़ा जहाँ पे बैठे हुए थे, तो फिर जहाँ मैं बैठा हुआ था तो आई वॉज ऑन अ वेरी हाई ग्राउंड, तो आई हैड बेटर ऑब्जर्वेशन ओवर दैट एंटायर विलेज। तो फिर थोड़ी देर में मेरे को एक आदमी आता हुआ नीचे दिखा, तो मैंने अपनी ट्रूप को बताया, मैंने कहा एक आदमी आ रहा है नीचे। मेरे को दिख गया उसके पास हथियार है और साथ में एक पानी का जरीकन जैसे होता है, वो उसको नीचे अपना मणिपुर रिवर जा रही थी, तो हो सकता है वो पानी लेने जा रहा हो। तो जैसे ही मैंने उनको बताया तो इन्होंने उसको गिरा लिया, और बिल्कुल कोई ज़्यादा फायरिंग नहीं हुई, एक राउंड फायर किया और वो गिर गया। तो फिर मैंने कहा उसको रहने दो वहीं पे, उसको उठाओ मत अभी, हो सकता है कोई और भी आए उनके साथ। तो थोड़ी देर बाद ऐसे ही 2 लोग और आए, तो उन्होंने सोचा पता नहीं कहाँ से आए, क्योंकि जब वो गोली मार रहे थे तो हम भी यहाँ से स्नाइपर शॉट ले रहे थे। तो बेसिकली इट वाज अ काइंड ऑफ अ डुअल टैक्टिक्स कि भाई स्नाइपर से गिरा होगा या किससे गिरा होगा। तो जैसे वो गिरे, दोनों और गिरा लिए, तो 3 लोग गिर गए, वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन नाउ द मिलिटेंट को समझ में आ गया कि कुछ तो है, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा पीछे को जाने लगे। तो इस समय जो है हमारी जो नीचे वाली पार्टी थी ना, वो टैंगों के साथ थी, तो उन्होंने फायर फाइट हुआ उनका, और उन्होंने और 2-3 लोगों को गिरा लिया। और फिर ये जो पार्टी वापस जा रही थी पीछे को, वापस म्यांमार की तरफ, तो जो हमारा दूसरा ट्रूप था है ना, नवंबर वाला, तो उन्होंने उसको ट्रैप कर लिया। तो उसमें हमारे को 8 तो बॉडीज़ वैसे मिली, और 2 लोग और थे, तकरीबन 10 लोगों को उन्होंने गिरा लिया था। तो दैट वाज काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन। दैट वाज इमीडिएटली आफ्टर दिस मनोरमा थिंग, क्योंकि मनोरमा में टाइम में क्या था, ऑलमोस्ट 3 महीने तक आर्मी जो है काफ़ी बैकफुट में थी। जो मनोरमा इंसिडेंट हुआ वहाँ पे इसमें मंत्री पुखरी में, देयर वर सम women who came and disrobed in front of the this thing. So that was one good operation in which we had, काफ़ी दिन तक हमने उनके ऊपर इंफॉर्मेशन और नज़र रखी हुई थी। और ये हुआ तब जब हमारा एक उन्होंने मार लिया था, जो जेम्स को, जो एक लोकल बॉय था वहाँ का, अपना कुकी बॉय, जिसको मार लिया था। तो वी वर एबल टू take the revenge of that. So that was a very good successful operation after a long time, because 3-4 महीने से हमें कोई ऑपरेशन नहीं मिल रहा था because of this issue, मनोरमा इशू। ये ऑपरेशन एक केस स्टडी इसलिए भी है कि सर इतने कम एम्यूनिशन इस्तेमाल करके सर वी कुड एक्चुअली एंड या तो हमारा यही एम होता था कि जब तक आपको हेडशॉट नहीं मिल रहा ना, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी द ब्लैक ऑफ द आई ऑफ द पर्सन, डोंट फायर। तो ये हमने उनको ट्रेनिंग में सिखा रखा था। तो वो काफ़ी अच्छा हमें मिला टाइम, 3 महीने जो मनोरमा वाला हुआ, कोई फायरिंग नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं, तो पीपल वर ट्रेनिंग, सो दे हैड गुड फायर कंट्रोल, आई वुड से, एंड दैट रियली हेल्प। मैं तो यही कहूँगा कि सब लोगों को यही देखना चाहिए कि जितना अच्छा फायर कंट्रोल कर रहे हो तो वो अच्छा है, लड़ाई में और ऑपरेशन में बहुत काम में आता है। सर मैंने कश्यप सर को 2004 से देखा है, मतलब वायोज में हम साथ थे, फिर 6 पैरा में यूएन में साथ में थे, अच्छा, एंड उसके बाद अभी तो साथ है ही मतलब इतनी सारी चीज़ें कॉमन है हमारी। बट प्रोफेशन का बताइए सर, मतलब कि 21 में सेलेक्ट आपने किया, जैसे आपने बताया कि छोटा सा आदमी, पतला सा आदमी तो नहीं, मैंने इसको देखा था, मैं हर आदमी की एक खसूसियत देखता हूँ। खसूसियत मतलब कैपेबिलिटी, बट विच इज़ यूनिक, सर नॉट दैट कि भाई एक आदमी के अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, वो जनरल है, इसके पास भी वो कैपेबिलिटी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन हर आदमी के पास कोई एक खासूसियत होती है जो कि नहीं है। तो मैं उसकी वो चीज़ देखता था। तो एक तो ये डेयरिंग है, दिलेर है, वे तो मैंने देखा इसको कि अकेला ही कई बार चला जाता था, इतना सा है, और पता नहीं अभी थोड़ा सॉलिड हो गया है 25,000 रुपये पिस्टल लेकर तो वो ऑपरेशन में मैंने देखा दिलेर आदमी है, और लैंग्वेज इसकी स्किल है कि ये लोकल लैंग्वेज वगैरह बात कर सकता है, और ये उस इलाके का है तो उसमें मिक्स हो सकता है। तो एक इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। सर हमारे पास कोई नहीं था वहाँ का, तो एक तो वो बात थी। दूसरा ये था दिलेर था, अकेला ही चले जाता था। कई बार तो मैंने भी इसको बोला कि यार मतलब इसमें हादसा हो सकता है, सबको नुकसान हो सकता है, लेकिन जब रिज़ल्ट लेना है तो उस समय ये नहीं कि भाई क्या सोचना है। और कई बार तो इससे डबल साइज़ के आदमी को बंदूक से जो है पकड़ के लेके आ रहा है, और उसमें हादसे भी हो सकते थे। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज दैट ही हैड दैट यूनिक कैपेबिलिटी, जिसे कहते हैं ना कि
कोई भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो छोटी सी चीज़ इसके अंदर आ जाती थी, चाहे वो सरप्राइज़ हो, चाहे वो इंटेलिजेंस या इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आप बात करते हो। सी कोई ये नहीं बताएगा आपको कि भाई वहाँ जाओ तो आपको वहाँ पे मिलिटेंट मिलेंगे, कोई बताएगा ऐसे? कोई नहीं बताएगा। लेकिन आप जब बात करते हो किसी से तो आपको वो कुछ एक ऐसे इंडिकेशन या साइंस देता है जिससे आप उसको समझ के यू आर कैन कंबाइन 1 and 1 2 एंड यू कैन से यस, यहाँ पे वो हो सकता है। तो वो ये कैपेबिलिटी मैंने इसमें देखी कि जब भी हम बात करते थे इन्फॉर्मेशन के बारे में, और इसके कॉन्टैक्ट्स भी होते थे। सी अगर एक आदमी जो है एक इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस में ट्रांसलेट करने में काबिल है तो नॉर्थ ईस्ट और इंसर्जेंसी के लिए और क्या चाहिए, बिल्कुल है ना। अगर जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन ले लो, अगर आप उसको इंटेलिजेंस में नहीं करोगे तो इट्स अ गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आपको ये चाहिए कि भी जो भी आदमी अगर उस इंफॉर्मेशन से छोटी सी इंटेलिजेंस निकाल के एंड कैन गेट यू द रिजल्ट्स, सो दैट इज द बेस्ट थिंग विच आई रियलाइज, बिकॉज यू विल नेवर गेट 100% इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस, यू हैव टू कंबाइन द टू। जैसे मैंने बताया ना कि जब हम करांग के ऑपरेशन में गए तो वो आदमी जो है वो ये नहीं बता रहा कि वहाँ पे मिलिटेंट हैं, बट उसकी आंखों से ये आंखें दिख बता रहा रही है हैं। कि वो Yes. डरा हुआ है और वो कह रहा है कि यहाँ मिलिटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस तरफ देख रहा देख रहा है। था। तो वो जैसे देख रहा है उसी तरह से फिर मैंने पूनिया को बोला कि आप जरा वो चेक करो, तो वहाँ कॉन्टैक्ट हो गया। तो वही चीज़ें होती हैं एक्चुअली ऑपरेशन में। क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर डूइंग सच ऑपरेशंस ना, तो एक इंस्टिंक्ट आ जाती है या इंट्यूशन आ जाती है। तो आई सॉ दैट दिस गाय हैज़ थोड़ा दलेर तो है ही है, ये तो इसके ऑपरेशन से पता ही चल रहा है, और कई बार रिस्क भी बहुत सिंगल हैंडेडली चला जाता था, है ना। तो वो जो दिलेरी और ऑपरेशनल एक्यूमेन है वो मैंने इसमें देखी, और इसको लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस था। तो ये सब देखते हुए आई फाउंड दैट एंड ही हैज सक्सीडेड, राइट। Thank you आपका so ये much, चैनल अभी ये इतना अच्छा चैनल भी आप चला रहे हो Sir. और साथ में लोगों को बता रहे हो कि किस तरह से ऑपरेशनल होना है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट contribution, and I am sure a lot of people would they are already watching and there will be more who will be watching, ना। सर इफ़ आई कैन टेक द अपॉर्चुनिटी, मैं आपको थैंक करना चाहूँगा, नॉट फॉर एनीथिंग बट उस समय सर आपने ना हमारे जैसे सारे यंगस्टर्स के ऊपर इतना भरोसा रखा और हमें पूरा खुला छूट दिया सर, ताकि वी कैन गो आउट एंड हैव द कॉन्फिडेंस टू ऑपरेट। इनफैक्ट दैट इज़ वाई मैं और भी सर जैसे भूपी सर से भी बात कर रहा था, तो भूपी सर ने मेरे को यही बताया था कि ज़रूर पूछना कि कैसे कि सारे बच्चे लेकर के सर ने सारे ऑपरेशंस एंड वी डिड सो वेल। सो आई थिंक दैट वाज ऑल योर वर्क। नहीं, एक तो ये होता है कि सी ऑपरेशन सक्सेस के लिए मैं ये कहता हूँ कि वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट यू गॉट टू हैव लाइक माइंडेड पीपल। जो माइंड है ना, एक तो होगा कि भाई नहीं करना मतलब कोई भी बहाना लगा दो। मैं ये कहता हूँ ना करने के 100 बहाने। तो आई यूज टू टेल दैट एवरीवन, कोई भी, नॉट फॉर ऑपरेशन ऑल्सो, फॉर अदरवाइज, ना करने के 100 बहाने, करने का एक बहाना ढूंढ लो और करो। जो ये करने की काबिलियत है ना, इसको जो है निखारना पड़ता है। देखो कर तो सभी रहे हैं, बाकी यूनिटें भी कर रही हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऑपरेशन में जाते हो तो जिसे इंट्यूशन है वो एकदम नहीं आती, सबको भी नहीं आती। ये तब आती है जब आप बहुत ऑपरेशन कर लेते हो, जब आप रिपीटेडली ऑपरेशन करते रहते हो। तो जब वो इंट्यूशन आने लगती है तो आपको सक्सेस भी आने लगती है, क्योंकि आपको कोई ये नहीं बताएगा कि भाई यहाँ जाओ आपको मिलिटेंट मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। आप कभी भी ये किसी भी ऑपरेशन में चले जाओ, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑपरेशन कर लेते हो तो वो एक इंट्यूशन आने लग जाती है। तो मैं उस पर इंट्यूशन पे बहुत बिलीव करता था कि ये आदमी सक्सेसफुल होगा। हो सकता है आज गलती करेगा या कोई और प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसकी इंट्यूशन जो है जब बार बार करता रहेगा तो इट विल बी बिल्ड। यू नो, आप पैदा तो नहीं होते ये इंट्यूशन के साथ, स्पेशली क्योंकि आपने तो ऑपरेशन करे नहीं है, या इंसर्जेंसी में तो आप पैदा हुए नहीं हो, या तो आप हो इंसर्जेंसी में, आप रोज़ देख रहे हो। लेकिन मैंने ये देखा था श्रीलंका में, जो हमारे अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन होते थे, लाइक एक हवलदार अजीत होता था। जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है उसकी इंट्यूशन ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो प्रेडिक्ट करता है। क्या है कि उसको पता है कि अगर वो बंदा यहाँ घूम रहा है, यहाँ से पास देगा और यहाँ से स्कोर करेगा। तो एक हमारा एक ऐसे हवलदार अजीत होता था 10 पैरा में, तो वो वी लॉस्ट हिम अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इंट्यूशन उसकी एक दिन में नहीं बनी। वो देखता था पूरी फील्ड को और उसको लगता था कि मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे को बॉल मिलेगा और मैं मारूंगा, लाइक योर दिस थिंग रोनाल्डो, राइट। व्हाई इज रोनाल्डो मोर सक्सेसफुल देन द अदर्स? इज बिकॉज ही इज एबल टू प्रेडिक्ट
कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँगा, मेरे को पास मिलेगा तो आई विल बी एबल टू स्कोर, और if I am standing here, if he passes here, I will be able to move within that time. That is what intuition is. तो intuition जो है आपको एक बार मतलब एकदम नहीं आती. इंट्यूशन आप ऐसे नहीं कि आप पैदा होते हो इंट्यूशन से, यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप ऑपरेशंस कर रहे हो, खूब ऑपरेशंस कर रहे हो, या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप देख रहे हो कैसे वो मूवमेंट्स हो रही हैं, बॉल कहाँ जा रही है, ओपोनेंट कहाँ जा रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर माइंड इज ट्रेन्ड. उसके माइंड के अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि आई कैन प्रिडिक्ट. श्योर. You may not be 100% right all the time, but you will have better capability than others if in case you train your mind with that. तो मेरा ये लोगो था, जितना ज़्यादा ऑपरेशन करोगे उतना अच्छा होगे. और एक पीरियड ऐसा भी आ गया हमारे यूनिट के इतिहास में, विच इज़ आई एम क्वाइट प्राउड, कि हम कोई भी ऑपरेशन करते थे, कोई भी ऑपरेशन करें, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, 10 दिन का हो, 20 दिन का या 15 दिन का हो, हम वापस ही नहीं आते थे जब तक सक्सेस नहीं मिलती. तो लोगों के मन में एक ऐसा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि देखो अगर हम 10 दिन के लिए ऑपरेशन में जा रहे हैं, हम चलो 5 दिन की तैयारी करके जा रहे हैं, 5 दिन हम सर्वाइव कर जाएंगे, बाद में 10 दिन बाद सीओ साहब कुछ खाना भिजवा ही देगा. लेकिन उनके मन में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको एक तो कॉन्फिडेंस था कि हमारी कैपेबिलिटी में, फायरिंग में, सरप्राइज में, एंड वेर एवर दे आर वहाँ की इंटेलिजेंस है, मूवमेंट है, इसका मतलब कॉन्टैक्ट होगा. और तीसरा यह है कि सीओ है, कुछ भी होगा तो सीओ बचा लेगा. तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था उनके मन में. बिकॉज जब भी कोई बंदा ऑपरेशन के लिए जाता था, टीम या ट्रूप या जो, मैं सबसे बात करता था जाने से पहले, और सबकी आंखों में देखता था किसी के मन में डर नहीं है, या अगर किसी को मन में कोई भी अगर शंका है, कईयों के मन में ये होता था कि भाई फैमिली की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो मैं उनसे बात करता था. मैंने कहा था देखो तुम ऑपरेशन की तरफ पूरा फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, फैमिली की प्रॉब्लम है देख लेगा. जो वो कॉन्फिडेंस उनको मिलता था ना कि भाई सीओ है देख लेगा, तो वो उनको बहुत मजबूत करता था, और वो ऑपरेशन में अपना फोकस देते थे. और देखो इस ऑपरेशन में क्या है, इससे हथियार है, गोली कभी भी कहीं भी चल सकती है, किसी को भी हादसा नुकसान हो सकता है. तो आपको वही कॉन्फिडेंस देना पड़ता था इंडिविजुअल को कि तो जब ऑपरेशन में जा रहा है तेरा पूरा ध्यान 100% तेरा ऑपरेशन में रहना चाहिए. घर की चिंता तूने सीओ को दे दी है, जो भी प्रॉब्लम है तो सीओ देख लेगा. तो वो एक मैंने कॉन्फिडेंस उनको दिया. हर ऑपरेशन में कोई भी जाता था तो मैं उनसे बात करता था जाने से पहले, और अगर किसी के मन में कोई शंका है तो मैं उसको दूर कर देता था कि भाई तू उसको छोड़ दे, तेरा काम मैं कर दूंगा. तो वो एक भरोसा जो होता है ना, उससे जो लोग थे वो कहते थे अब सीओ का मतलब भरोसा है तो करके ही आना है. तो सक्सेस के बगैर वो आते ही नहीं थे. तो मेरे को तो ये ताज्जुब होता था कि अगर वो 4 दिन के ऑपरेशन में गए हुए हैं, अभी 10 दिन हो रहे हैं और वापस नहीं आ रहे, और कहते हैं हम सब ठीक हैं, तो ये भी मेरे लिए मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि कैसे लोग जो हैं 4 दिन के ऑपरेशन की प्लानिंग करके 10 दिन तक रह रहे हैं वहाँ पे जंगल में, बट दे वर डूइंग इट. तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो आता है तब जब उनको पूरा भरोसा है कि पीछे वाले जो हैं उनको देख लेंगे. और वी नेवर लेट देम डाउन. चाहे वो जैसे थोड़ा गलती होता है लोगों की, ऐसा नहीं है कि आप जाओ ऑपरेशन और हर सक्सेसफुल होता है, कई बार सरप्राइज लॉस हो जाता है, कई बार निकल जाते हैं हाथ से. जैसे पहले हमारे ऑपरेशन में तो इतम खोंखाई में हमारा एक जवान मर गया, बट हमने वापस लिया, उसका रिवेंज लिया या जो भी कह लो, हमने वापस उनको रिटेलिएट किया और वी गॉट द सक्सेस. तो समटाइम देखो ये एक तो लड़ाई है और लंबी लड़ाई है. इट्स नॉट दैट कि इट्स गोइंग टू गेट ओवर इन वन डे. कई कई साल चलती है इंसर्जेंसी तो. और इंसर्जेंसी इज़ नॉट रिलेटेड टू जस्ट द मिलिटेंसी. मिलिटेंसी तो ऑफ शूट है. जो एक्चुअल इशू है वो प्रॉब्लम को जब तक जड़ से नहीं निकालोगे, अगर आपके पास उनके लिए नौकरी नहीं है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी चीज़ की हैं, हथियार मिल सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो और सस्ते में कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना ही पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रेनिंग किया और हथियार चलाया और पैसा कमाया. वो अपॉर्चुनिटीज़ को जब तक आप नकारा नहीं करोगे और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ज़्यादा उभारोगे नहीं, तो ये चलता रहेगा. ये गेम है. ये ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब सिर्फ मिलिट्री से ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं. इसको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, और जब उसके जो लॉसेस जब तक उसके ज़्यादा नहीं होंगे गेन्स के मुताबिक. अभी एक मिलिटेंट जो है उसकी लाइफ जो है 18 महीने है, सबको पता है, लेकिन जो 18 महीने में वो कमा लेता है अपनी फैमिली को इज़ फार मोर देन प्रोबेबली 10 ईयर्स. तो वो ये देखता है कि मेरी प्रॉस्पेरिटी हो गई और मैं अमीर हो गया, मेरी फैमिली हो गई. और कई ऐसे हैं जो कि जस्ट फॉर फन, कि भाई कुछ कर नहीं रहे, जैसे बिगड़े हुए बच्चे नहीं होते हैं घरों में, तो कहते हैं चलो थोड़ा हथियार लेके घूमते हैं वहाँ पे, थोड़ा टैक्स कलेक्ट करते हैं. तो वो ये है नॉर्थ ईस्ट के अंदर. तो मैं ये कहता था ये 5 Gs हैं.
एक तो जिप्सी गाड़ी, पुराने में हम जिप्सी गाड़ी होती थी, और गांजा, गर्लफ्रेंड, और ये है गन, है ना ये, और मतलब वो उसको चाहिए गन गांजा, और वो लेके घूमता है और उसको लगता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। और अगर ये चीज़ को अगर हम किसी और चीज़ से उसको मोटिवेट करें, कि जैसे जिसे कहते हैं ना कि वो अपने को पढ़ाई लिखाई तो चलो आजकल सभी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अगर उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जिससे कि वो आगे बढ़ सकता है और कमा सकता है। आजकल ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप जैसी है, आप पिगरी फार्म लगाओ, आप अपना मुर्गियों के ये लगाने वाले थे ये सब करो, खेती बाड़ी करो। आजकल तो खेती बाड़ी जो है इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली बिकॉज यू हैव लैंड। आप जो है यू कैन डू इट इन अ स्मॉलर एरिया, राइट। आप देखिए हमारे चाइना के बॉर्डर पे हम रेकी वगैरह करते थे तो वहाँ पे वो ग्रीन हाउसेस बना रखे हैं, तो ग्रीन हाउसेस में आप बनाइए, लद्दाख जैसी जगहों में आप बना सकते हैं। ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी, उनको जिसे कहते हैं ना कि एक दिमाग को खोलने की जरूरत है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास भागती हुई तो आएगी नहीं, आपको उनको एक थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा दिशा। अगर आप उस दिशा दिखा सकते हो तो ये अपॉर्चुनिटीज़ वो अपने आप यूज़ करके ये मिलिटेंसी से दूर जा सकते हैं। बिकॉज मिलिटेंसी में क्या है, जान जा सकती है, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी है कि उनको जो जिस एज से वो गुजर रहे हैं ना उसमें उनको एडवेंचर चाहिए। अगर आप उसको किसी और एडवेंचर में डाल दो जिसमें उसको मज़ा भी आ रहा है और वो कमा भी रहा है, तो वो मिलिटेंसी नहीं करेगा। वो मिलिटेंसी तो इसलिए कर रहा है कि उसको कमाने का कोई और जरिया नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये मिलिटेंसी को सॉल्व करने का जो है एक बहुत अच्छा आइडिया है कि एडवेंचर टूरिज्म जो है वहाँ पे करो, जिससे कि वो थोड़ा रिस्की है ना एडवेंचर टूरिज्म में। अगर ऊपर खाई में जंप मारना है, पानी में जंप मारना है, या स्विमिंग करना है, या you have those water this thing canoes and all those things, हाँ, तो वो अगर आप करते हो तो उसमें उसको रिस्क भी है, जान भी जा सकती है और एडवेंचर भी है, कमा भी सकता है। तो उस तरीके का उनको सोचना चाहिए। स्काई डाइविंग है एक बहुत अच्छा, स्काई डाइविंग वहाँ पे बना सकते हैं, हब्स बना सकते हैं, पैराग्लाइडिंग बना सकते हैं, है ना। बिल्कुल सर। तो उस तरीके का किया जा सकता है जिससे उनको डाइवर्ट करना है। वी हैव टू डाइवर्ट देयर माइंड्स। आपका इतना एक्सेप्शनल टेन्योर के बाद में सर योर ट्रांजिशन इनटू द सिवी स्ट्रीट, आई एम श्योर इट वाज नॉट, बहुत आसान तो नहीं रहा होगा सर। हमें रिपोर्ट्स आई हैं कि सर आपने जब बार्कलेस को ज्वाइन किया तो आपकी जो टीम थी सर वो 15 फ्लोर हर दिन में 2 बार क्लाइंब करती थी, रजिस्टर मेंटेन होता था और आप खुद लीड करते थे सर। नहीं, बेसिकली क्या था कि देखो फौज छोड़ने के बाद वन इज ऑफ कोर्स दैट कि फिजिकल फिटनेस जो है वो थी पहले, लेकिन वो फिर डिट्यूरेट होने लगी जब आप कॉर्पोरेट में आ जाते हो तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैंने देखा कि अगर नहीं करेंगे कुछ तो बॉडी जो है वो ढलने लग जाती है। और मतलब मेरे को ये लगता था कि हमें कुछ करते रहना चाहिए फिजिकल फिटनेस के लिए। तो एक तो ये है कि दौड़ भाग शुरू किया मैंने इतना ज़्यादा 1000 किलोमीटर तक। नहीं, मैंने एक्चुअली शुरू तो किया था 2017 में, और वो भी मैंने किया एक 75 किलोमीटर रन सर। तो ये मैंने बेंगलोर में एक बैम्बू गार्डन, बैम्बू फॉरेस्ट है वहाँ पे मैंने किया। तो मेरे को एक्चुअली किसी ने बोला कि 250 किलोमीटर का रन है मंगोलिया में, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तो मैंने कहा यार 250 किलोमीटर कैसे करेंगे, कहता नहीं हो जाता है, मैंने किया है। तो उस बंदे से फिर मैंने जब बात करी तो कैसे करना है, तो उसने बताया ऐसे स्टेज रन है, रोज़ 40-50 किलोमीटर भागना है और अपना खाना पानी सब कुछ लेके भागना है। मतलब आपको सिर्फ पानी मिलेगा रास्ते में जो भी है जहाँ रुकोगे, हाथ धोने के लिए या मुँह पीने के लिए, और खाना आपको सब कुछ लेके जाना है अपने बैकपैक में। तो मैंने कहा ये कैसे होगा, कहते नहीं करते हैं, लोग करते हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी और पता किया कि ये कैसे होगा एंड ऑल दैट, तो मेरे को आइडिया हो गया कि किया जा सकता है। तो फिर मैंने पहले तो यही 75 किलोमीटर किया बैम्बू फॉरेस्ट में बेंगलोर में। तो फिर एक दिन में मैंने किया 10 घंटे में कुछ किया था ये। तो मैंने देखा कई सारे लोग भाग रहे हैं, लड़के लड़कियाँ भाग रहे हैं और काफ़ी अच्छा भाग रहे हैं, मेरे से अच्छा भाग रहे थे। तो मुझे ये लगा कि कॉन्फिडेंस आया कि ये किया जा सकता है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, क्योंकि हम आर्मी में करते हैं बट डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम कोई कार्डर के लिए कर लिया, प्रमोशन के लिए, या कोई जैसे कोर्स करने गए तो तब कर लिया। लेकिन ये लोग जो हैं सिविल में आजकल कर रहे हैं बिकॉज फिजिकल फिटनेस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, तो जब ये हो गया तो फिर मैंने वो 250 किलोमीटर वाला किया मंगोलिया में जाके। तो उसके लिए फिर मेरे को एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि भाई खाना कैसे हल्का वाला डिहाइड्रेटेड फूड क्या क्या ले जाना चाहिए, और बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पानी को कैसे कैरी करना है, आपके पैक के आगे जो पॉकेट्स हैं उसमें अंदर जो कोलैप्सिबल बॉटल्स वगैरह डाल के ले जाना है। फिर और चीज़ ये सीखने को मिली कि जो खाना आप खाते हो उससे आपको कुछ पौष्टिकता मिलती है, लेकिन बाकी की पौष्टिकता कैसे आपको अपनी पूरी करनी है, विटामिन वगैरह उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स और वो सब चीज़ें।
तो वो सीखने को मिली और फिर मैंने कर लिया। 250 किलोमीटर मैंने मंगोलिया में जाके कर लिया और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी मोटी दिक्कत तो होती है मेंटली, बट वहाँ रोज़ थकान होती है, ऐसा नहीं है कि थकान नहीं होती। आप वापस 40-50 किलोमीटर रोज़ भाग रहे हो और पीठ पे आपके तकरीबन 15 किलो का वेट है, तो उसके बाद आपको थकान तो होगी। लेकिन जब नेक्स्ट डे आप शुरू करते हो तो थोड़ा थोड़ा वार्म अप करते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है, फिर चलने लगती है, तो उसकी ज़रूरतें बहुत कम हो जाती हैं। मैंने ये देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर बॉडी बिकम्स दैट मच फिटर एंड उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उतनी कम होती जाती हैं, चाहे पानी की या खाने की, क्योंकि हमारा शरीर बहुत अडेप्टेबल है। हमें पता नहीं है इसके बारे में इतना ज़्यादा, लेकिन ये मैंने सीखा कि ये मंगोलिया में जो है 250 किलोमीटर भी भाग लेते हैं। और जो अच्छे एथलीट्स हैं वो तकरीबन जैसे कह रहे हैं कि हर दिन 5-6 घंटे में वो कर रहे थे 40 किलोमीटर। हमको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, तो वो मैंने सीखा। तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लगा मुझे वहाँ पे करने का। एक तो नया चीज़ सीखने को मिला कि भाई आप सर्वाइव कर सकते हो इतना डिस्टेंस, और दूसरा ये है कि क्या आपको कैरी करना चाहिए, क्योंकि जो आपका बैग है इट हैज़ टू बी वेरी कंफर्टेबल, यू नो, कि नहीं तो आपके वो बाइट्स करेगा। तो आई बॉट अ वेरी गुड बैग एंड इसका मैंने अल्टीमेटम का एक ब्रांड है तो उसका मैंने ख़रीदा, तो काफ़ी महंगा मिला। लेकिन मैंने देखा कि ऐसे ऐसे ब्रांड जो हैं जो कि इंडिया में अभी नहीं हैं, वी शुड ऑल्सो मैन्युफैक्चर सच लाइट क्लोथिंग इक्विपमेंट विच इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर योर एडवेंचर एक्टिविटी, बट आप उसको ऑपरेशनली भी यूज़ कर सकते हो। यस है ना। तो अभी जो हम ऑपरेशन में लेके जाते हैं वो बोलते हैं भारी 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 रुकसैक्स वगैरह होते हैं, वो गीले होके भारी हो जाते हैं, है ना। वो ऑल दोस थिंग्स वी कैन एक्चुअली डू अवे विद। कुछ तो लगता है सर कमांडो बनाने के लिए होते हैं। तो मैंने ये सीखा कि भाई आप 250 किलोमीटर भी कर सकते हो। और एक लेडी को मैं मिला वहाँ पे भागती थी, वो 350 किलोमीटर कर चुकी थी। और दे आर सी इट्स नॉट द फिटनेस, आई एम टेलिंग यू, फिजिकल फिटनेस इज अ वन पार्ट, इट इज ऑल मेंटल। इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग you can do physically also. So that is what I learned in that the Gobi March in 2018. बट उसके बाद भी अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी एक 1000 किलोमीटर रन किया था along the border, तो उसमें भी मैंने देखा कि it is just a matter of putting your mind together and getting like-minded people together, and luckily we were able to run along the border from Gujarat. We ran along the border till Kashmir, so it took us about 40 days. Every day on an average about 30 to 40 kilometers. 40 days every day 30-40 kilometers. Wow. हाँ, तो लेकिन मैंने ये देखा कि ये तो बॉडी है जिसको आप जिस तरह से ढालोगे वैसे हो जाती है। मतलब you would have also experienced it, right? When we were young at that particular time everything looks very impossible कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, but then when you put it in that, it can be done. So what my I would say funda in life has been कि कई बार थोड़ा सा beyond your जिसे कहते हैं ना लिमिट, कि भाई मेरी ये कैपेबिलिटी है, इससे थोड़ा सा आगे तक कुछ करो। जब यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ना, फिर इट्स ए रिवर्स इंजीनियरिंग। अभी जैसे तुमने क्या है पंगा ले लिया है, जैसे तुमने रजिस्टर कर लिया है, 250 किलोमीटर वाली जो रेस है, यू रजिस्टर फॉर इट एंड इट्स अ कॉस्टली रेस, राइट। इट्स नॉट अ ईजी कि भाई आप मंगोलिया में जाके भागोगे 250 किलोमीटर 5 दिन में और आपको 5 लाख रुपए देने भी हैं फॉर रनिंग। और आपको सिर्फ वहाँ पे रहने के लिए एक छत मिलेगी, वो भी एक टेंट होगा और नहीं है कुछ, और बाकी पानी मिलेगा, बस छत और पानी। बाकी आपका खुद का स्लीपिंग बैग, आपका खुद का मैट्रेस, आपका खुद का खाना, आपके खुद के इलेक्ट्रोलाइट और जो भी आपको विटामिन वगैरह चाहिए, सिर्फ वो आपको पानी दे रहे हैं और आपको एक छत दे रहे हैं जो कि वो टेंट है, और 5 लाख रुपए ले रहे हैं। और 5 लाख ले रहे हैं। ऐसा रेस हम करवाना चाहेंगे करे ना करे, करवाना जरूर चाहेंगे सर। मैं तो आपके साथ जुड़ जाऊंगा, आप बताइए, मैं आपको आइडिया दे दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये रेस अगर आप इंडिया में करते हैं कहीं पे भी, तो हम उससे आधे में भी क्या 1/3 में कर देंगे। मतलब ज़्यादा लेने की भी क्या ज़रूरत है। और बट ये है कि यू हैव टू फाइंड द राइट एरिया। क्या है कि हमारे यहाँ पे देखो, जितना भी आप कहो तो एक तो सफाई बहुत ज़रूरी है, जिस भी इलाके में भागे लो। और ये है कि जहाँ पे भी हम गए वहाँ मंगोलिया वगैरह में कोई गंद नहीं, साफ़ सफाई है वहाँ पे। आप पहाड़ भी चढ़ रहे हो, नदियाँ भी पार कर रहे हो, आप राजस्थान जैसे डेजर्ट में भी जा रहे हो, एक गंद का कोई भी जिसे कहते हैं कागज़ तक नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सफाई लोगों को अच्छी लगती है। दूसरा ये है कि जहाँ पे भी आप रहते हो तो वो कैंप इतना अच्छा बनाते हैं, मतलब टेंट होता है लेकिन बिल्कुल अच्छा एटमॉस्फेयर है, खुला है। कोई वहाँ पे आके आपको ये नहीं बोलेगा अरे क्या कर रहे हो, लोकल्स गांव वाले या कुछ है।
तो वो सब, और नदियाँ भी हम पार कर रहे हैं वाइल रनिंग, वी आर ऑल्सो क्रॉसिंग अ रिवर। तो जैसे रिवर क्रॉसिंग का भी एक ड्रिल टाइप का होता है, उनका बोट में ले जाते हैं वो सब। तो ये सब किया जा सकता है। इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी गुड, आई वुड से, नेचुरल रिसोर्सेज। माउंटेन्स भी हैं, अपने पास नदियाँ भी हैं, जंगल भी हैं, डेजर्ट भी है ना। अगर ऐसे किया जाए ऑर्गेनाइज, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड एंड लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स वुड वांट टू स्पॉन्सर दीज काइंड ऑफ इवेंट्स फॉर देयर कलीग्स। आजकल तो एडवेंचर के लिए बहुत वो है, people are very interested to get out of their comfort zone. क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाओगे, तब तक आप ये नहीं पता कर सकते कि आपकी काबिलियत क्या है। जब तक आप अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं बनाओगे, तब तक आप ये सोचते रहोगे ये नहीं हो सकता। तो मेरा तो यही मुद्दा रहता है, जब भी मौका लगे, ट्राई टू बी अनकंफर्टेबल लिटिल बिट, नॉट टू मच, सो दैट अभी 64 साल का हो गया हूँ। अभी थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ता है एज का भी, कि बट आपने ज़्यादा ख्याल रखा नहीं है सर। तो नेक्स्ट एडवेंचर क्या है सर? नेक्स्ट एडवेंचर अभी ये है कि अभी मैं वो करके आया हूँ, कॉमरेड्स करके आया हूँ इस साल। तो एंड अगले साल का मैंने एक साइन अप किया है, विच इज़ इन किलिमंजारो। तो किलिमंजारो इज़ अ माउंटेन इन, it is every day you have to run. Yes, sir. And in 4 days you have to run about 220 kilometers, and you have to climb almost about 5,000 meters. Yes, sir. So it is, you don't climb the Kilimanjaro, but you come up till the middle of that Kilimanjaro. तो 4 दिन में जो है आप भाग रहे हो, तो it is called Ultra X. So that's a brand. तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं, लंदन बेस्ड कंपनी है। तो अभी प्लान ये है कि उसको फरवरी 2026 में, तो 5 दिन का वो प्लान है, 23 फरवरी टू 27 फरवरी, when we run around Kilimanjaro and climb up till the half around 2,500 meters. वैसे उसकी हाइट 5,000 मीटर है, but we are climbing up to about 2,500 meters, yeah, and then coming back from there. And it's a 4 days event. So every day you have to run about 40-45 kilometers and climb certain about 1,000 odd meters and all that. So that is a plan. But it keeps you engaged. अभी ये है कि अभी आपको उसकी तैयारी करनी है, उसकी अलग तैयारी होती है, right? Yes. But luckily instead of गोभी मार्च में क्या था, you have to carry all your bag. मतलब आपका खाना, आपका स्लीपिंग बैग, आपका मैट्रेस, everything you have to carry it on your back. वो कुछ नहीं देंगे, सिर्फ पानी देंगे। एंड इट मस्ट बी कोल्ड आल्सो, वहाँ पे तो ठंड भी रात को तो बहुत ठंड हो जाती है, रात तो इट इज़ फ्रीजिंग, इट इज़ -10, -15 समटाइम्स इन मंगोलिया, इन द डेजर्ट्स। यहाँ पे ये है कि खाना पानी जो है वो आपको देंगे, अगर आप पेमेंट वाला लेना चाहते हो। अगर आप अपना कैरी करना चाहते हो तो वो उसको कैरी करेंगे। जैसे डिहाइड्रेटेड फूड है आपका, तो यू डोंट हैव टू कैरी इट ऑन योर बैक। So that is the difference between this and the Gobi March. So this is less tougher than Gobi March, but climb is more. Climb is more because you are going up to because Kilimanjaro is the highest mountain in Africa. Africa, so you are going up till the midway. सर ऑल्टीट्यूड का फ़र्क, आपने जैसे यू रैन द फ्रोजन पेंगोंग वाला मैराथन भी, तो ऑल्टीट्यूड का फ़र्क अभी डिड यू फील एवर सर, या जाकर के प्रैक्टिस? नहीं, वो तो देखो, वो तो एक्लेमेटाइजेशन करनी पड़ेगी आपको जो है। एक्लेमेटाइजेशन का बाद मतलब आई एम श्योर एडिशनल एक्लेमेटाइजेशन करनी पड़ती होगी सर। भागने के टाइम पे तो ये है कि यू डोंट रन वेरी फास्ट ना, व्हेन यू आर डूइंग इन दिस हाई एल्टीट्यूड एरिया, सो यू हैव टू कीप योर हार्ट रेट अंडर कंट्रोल। सो यू आर वेयरिंग अ वॉच, सो यू कैन सी एक्चुअली कि आपका हार्ट रेट कितना जा रहा है, तो यू हैव टू मेंटेन दैट। कितना तक मेंटेन करते हैं सर? देखो इंडिविजुअल के ऊपर है आपके। अगर मान लो कि जैसे देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड 220 माइनस योर एज, यस सर, सो दैट इज योर मैक्सिमम हार्ट रेट। अगर तुम्हारी एज 60 साल है और 220 माइनस 60 इज 160, so that's your maximum heart rate. It's a general, but it's not something which is I would say sacrosanct. You can always go above that also depending on your fitness. So if in case let's say my fitness level is such that I can even go up to 170, 178, 180, and I don't feel that challenge in terms of breathing and things like that. So it is all on your fitness level. But normally this is like a ballpark figure. 220 minus age. 220 minus age, which is a normal fitness level. But if in case you are super fit, that means you can even go up to 190. So that means you are actually equivalent to 30 years. So अगर आप मान लो जैसे अगर मैं अल्ट्रा मैराथन या फुल मैराथन भाग रहा हूँ और समटाइम माई हार्ट रेट कैन गो अप टू 186, 190, राइट? So that means my age is equivalent to 190, 220 minus 90, 190. That is about 30. But I have not crossed 185 lot many times. It goes up and comes down.
But this is a kind of a ballpark figure. It's not that it is, Yes, I would say, Universally absolutely correct, sir. universally correct and all that. Individual, it will vary. And in altitude, it will vary more. मतलब in the sense that when you go to high altitude area, so your heart rate will go up. सर थैंक यू सो मच सर. तो इन द एंड हम एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं सर. I hope it is not actual fire. नहीं नहीं सर अभी आपके सामने गुस्ताखी कैसी सर. बट आई जस्ट आस्क सर, एक शुरू करते हैं. सो व्हाट वाज द टफेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ इन यूनिफॉर्म्स? I think when we lost Bandral, that was the toughest moment, and then when that we lost those 8 boys in Kashmir. So मेरा ये मकसद है कि देखो जिंदगी तो एक दिन सबको जाना है, ठीक है. And I have seen that braver people, those who are better than the others, they get the opportunity. जैसे कहते हैं ना, शहीदी मिल जाती है. तो many people within our unit itself, when I used to talk, से बात करता था तो वो कहते थे सर मेरे को जाना चाहिए था पहले, you know. But I always believe that अच्छे लोग तो you know सब लोग जो हैं जाना चाहते हैं बिकॉज शहीदी में, लेकिन कुछ करके जाओ. तो बंडराल वॉज वन गाय, ही वॉज वेरी वेरी गुड ऑपरेशनली, एंड वो हर चीज़ में जो है इनिशिएटिव लेता था, आगे जाता था. एंड ही वॉज वन ऑफ द ऑफिसर्स whom we lost. I'll never be able to kind of feel that how we could have avoided that. But he was always daring, whether it was in the .4872 ऑपरेशन, ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन जो था उसमें भी वो सबसे आगे था, ठीक है. फिर दिस ऑपरेशन जिसमें ये along Nowshera Nar when the incident happened and he got hit in the head. It was one bullet which hit his head and all that, but he was a very daring guy, very very brave guy. But unfortunately we lost we always lose the bravest of the brave in our, and those best of the NCOs we lost in one of those accidents. So I said that was a challenging time for me. And definitely I used to take a lot of care कि भाई कोई भी आदमी बाहर जाता था तो I used to personally brief every vehicle drivers कि भाई how you need to be careful so that no accident can happen. So luckily, touch wood, during my rest of the tenure we didn't have any of those challenges, but sometimes we have to lose the best. Yeah. Sir, special forces to you in one line. ना रात का आगाज ना दिन की चिंता है, तकलीफ पे काबू आराम की नहीं चिंता, जिंदा हैं बट जिंदगी की नहीं चिंता. दी स्पेशल फोर्सेस ऑल दैट, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू लिव फॉर द डे. एंड देखो लाइफ तो सबकी प्यारी होती है. मैं ये नहीं कहता कि मेरे को किसी और को कि भाई यू शुड लूज योर लाइफ, बट ये है कि इट्स हाथ जिंदगी को हथेली पे रख के चलते हैं स्पेशल फोर्सेस वाले. और जब भी मौका मिलता है कि दे डोंट फील कि जैसे कहते हैं पीछे हटना है. मेरे को सारे लोग कहते थे कि हमें जाना है, हमें जाना है. इन एवरी ऑपरेशन एवरीबडी वांटेड टू बी द फर्स्ट टू गो. सो मैं कहता हूँ कि इनको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, to succeed. Yeah. So one operation that changed you as an officer? I think the one which we went for Tuitam Khonkai, that was I would say changing. मतलब ऐसा नहीं था कि हम चेंज नहीं हो रहे थे, बिकॉज क्या होता है कि स्पेशल फोर्सेस में ना लोग एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई. 1-2 मार दिए, 3 मार दिए, 4 मार दिए, इज नॉट गुड इनफ. देन यू हैव सर्टन हायर नंबर 6, 7, 8, 9. सो देन योर कहते हैं पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू एंड दे आइडेंटिफाई कि ये है. देखो 21 पैरा वाज नॉट अ लाइक गुड यूनिट, बट हिटिंग वेरी स्मॉलर टारगेट्स एंड ऑल दैट. Sometimes 1-2, 1-2, 1-2. But that changed the whole dynamics. And this happened after the losing James. It's not that ye bare unhone when you had all the luck in your favor. No, we didn't. We had lost a surprise. We had lost James. Yet we retaliated. And we got the success. So that changed the whole, I would say, the dynamics, the way they looked at us. कि ये बंदे जो हैं ये कुछ भी नहीं रुकेंगे. जब मौका मिलेगा, सही दिशा मिलेगी, तो they will get you the success. It's a proudest moment at CO21 para. I think getting the best unit citation was the proudest moment. Though I would say that contribution of ours has been going on for quite some time. Not that it was not happening. But when you get the recognition for that, and you are respected for that, right? The only drawback is when I got the unit citation, I was not commanding. तो मतलब मेरी पिक्चर वहीं पे खत्म हो जाती है. तो somebody else gets the honor on your behalf. But I feel very proud that unit was able to come out of its
those challenging times in terms of whether that accident, whether losing your officer, and then not that we were not getting success तो आ रहा था, छोटी आ रही थी. Then the operation Rainbow changed completely. Yes. कि भाई वो रेनबो ने आके जो है हमारी, जैसे कहते हैं ना, कायनात Yes. ने एक Conspired. to give us that success. I always kept telling that General Arvind Sharma was the army commander and he says कि बेटा कैसे किया? मैंने कहा I don't know anything about it, but the universe conspired to give us the success. So that was the proudest moment and I would say the most successful operation of my tenure. Sir, the one quality every young officer must have. Daring, ability to take risk. But I would say before you take the risk, but you need to weigh the pros and cons. What are they going to be? Because sometimes we can be foolhardy also. But ability to take risk is very important. If you don't take risk, you will not get rewards. तो मैं एक बार जैसे कश्मीर में थे हम, तो मैं ऐसे करता रहता था. एक दिन सबको बिठाया गाड़ी में and then went to one of the most notorious places like Lolab. Sir. क्या है कि जब आप रिस्क लेते हो ना, एक अलग किस्म की सोच और दिमाग के अंदर, जिसे कहते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जागती है. तो वी आर गोइंग इन लोलाब, इन जोंगास एंड ऑल दैट, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई फायर होगा तो फायर फाइट होगी. जब फायर फाइट होगी तो कुछ तो मिलेगा, राइट? वन इज दैट कि वी मे लूज, द अदर इज दैट वी माइट गेट सक्सेस और वी मे गेट सम मोर इंफॉर्मेशन. सो पीपल वर डेफिनेटली स्केयर्ड. सो आई वांटेड टू सी दैट, आर पीपल स्केयर्ड और आर पीपल कॉन्फिडेंट? What is the reaction? So then I realized that कि probably we need more training. तो फिर हमने ट्रेनिंग करी, क्योंकि then they started thinking कि ये सीओ तो पागल है, सीओ तो जाएगा, हमें भी जाना पड़ेगा. तो जब उन्होंने देखा कि ये तो मरने और मारने के लिए ज़्यादा उतारू रहता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ट्रेनिंग. तो they had to do training. So they did not discount on the training and they excelled in training because थोड़ा डर था उनके मन में शुरू में. But after some time when they had, I would say, overcome that fear and they had improved their training, so then they had the confidence. They could go anywhere. मेरे को इतना विश्वास था कि अगर मैं इनको कहीं भी भेजूँ ऑपरेशन में, तो नुकसान और देखो फ़ायदा तो थोड़ा होता है, लेकिन who will be more भारी पड़ेगा उस पे, दुश्मन पे. तो मेरे को ये पूरा यकीन था कि मेरे बंदे उनके ऊपर भारी पड़ेंगे and they will get success, though there will be losses also. देखो कोई भी ऑपरेशन के अंदर ऐसा तो नहीं है कि वो दुश्मन जो है गोली नहीं चलाएगा. आप बुलेट प्रूफ पहने हो, बुलेट प्रूफ पटका है, आपके पास सरप्राइज है, डिसेप्शन है, आपके पास बेटर वेपनरी है, बेटर ट्रेनिंग है, फिटनेस है, तो थोड़ा सा तो आपको भी, यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट रिस्क्स एंड समटाइम्स द फेट हैज़ टू बी इन योर फेवर. सो लकीली फॉर अस दैट वी वर एबल टू ओवरकम ऑल दोज फियर्स एंड bring in heavy casualties on our adversaries in most of the operations. Initially, yes, we had some challenges. In fact, sir, मुझे याद आता है आपने जो ये लोला बोला बताया, एक मणिपुर में भी आप ऐसे ही चले गए थे सर, सिंगल ट्रिप से लेकर के. आई हैव इंटरेक्टेड आपके क्यूआरटी में जो थे, और आप बेकरा बॉल में चले गए थे. आई थिंक आपको शायद ध्यान होगा. नहीं, छोटा बेकरा एंड बड़ा बेकरा. हाँ, बेकरा बॉल में चले गए थे और उस समय बेकरा बॉल वाज नॉट इवन क्लियर्ड. तो आपने जाकर किससे पूछा यहाँ मिलिटेंट देखा है? तो बाय द लुक ऑन हिज फेस कि हाँ मिलिटेंट को ही तो देखा है, आप लोग को तो आज देखा है, यहाँ तो मिलिटेंट देखा है. फिर आपने यूं लफ्ज़ में मैसेज की जाके बता दो 21 पैरा आ गई है. See, my aim was that you see, once I realized that there was certain level of जिसे कहते हैं कि fire and move discipline and Sure. field craft and all that was not as good as I would want them to be to fight the militants and insurgency. So I built them solid. ये नहीं, मैं छोड़ता नहीं था. कोई बंदा छुट्टी जाना है तो पहले फायर करो कार्ड में, तभी जाएगा छुट्टी, नहीं तो जाएगा ही नहीं छुट्टी. वो जब तक तीन गोली उस कार्ड में 30 मीटर से 3 राउंड नहीं डाल सकता, वो जाएगा नहीं छुट्टी. तो उसके ऊपर एक प्रेशर होता था कि मुझे करना ही है, और वो जब छुट्टी से वापस भी आएगा तो भी ही करना है. तो एक कैपेबिलिटी क्रिएट करी. दूसरा था कि सरप्राइज एंड डिसेप्शन. कहीं भी जाओगे तो आप छुप के रहना है. You need to merge with the environment so that you can have a better surprise and deception. फिजिकल फिटनेस में तो कोई कमी नहीं थी. दे वर ऑल फिट बिकॉज प्रोबेशन किया था. जिसने नहीं किया था प्रोबेशन या किसी तरह से मिस आउट हो गया था, उनको मैं छोड़ता नहीं था. तो दे हैड टू आइदर स्टे और गो इफ दे वर नॉट फिट इनफ, बिकॉज एवरीडे पीटी तो होगा, फिजिकल फिटनेस तो होगा ही होगा. फायरिंग एंड जो है वो तो आपकी केबिलिटी, अगर नहीं कर रहे हो तो लगे रहो, रेंज पे ही रहो, सोते रहो, खाना वहीं पे आ रहा है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैड द फिटनेस, दे हैड द फायरिंग केबिलिटी, they were able to merge with the environment and have the capability to deception and surprise.
So only thing was the opportunity. Once you started getting the opportunities, there was no looking back. And I knew it very well that they will succeed. It is just a matter of that Tuitam Khonkai and this Hengjap जो है, it happened at some time. But I'm sure अगर वो पहले हो जाते तो probably I would have had more successes after that also. But ये है कि मेरे tenure के last end में जाके ये दोनों, I think Hengjap happened just when I was leaving. So I would have wanted to have this operation happen much before, so that I can reap the benefit of the success. सर जो सिविल में यूथ हैं आज की जनरेशन, उनके लिए कोई मैसेज? मैं ये कहता हूँ फॉलो योर पैशन, जो भी आपको अच्छा लगता है. देखो शुरू में तो आपको लगेगा कि भाई ये मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ. मतलब पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी पैशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या है मेरी पैशन. वो कई बार जो है टाइम लगता है. जैसे अगर एक बंदा फिर आर्मी में आ रहा है, राइट, तो आर्मी में ही कुड बी इन डिफरेंट आर्म्स एंड सर्विसेज, एंड देन ही नीड्स टू नो कि विच इज़ द बेस्ट फॉर हिम एज पर हिज पैशन. इट टेक्स टाइम. But once you identified that, then you need to follow that, because you may not be very good at it initially. But if you are following your passion, that means you will not get bored. जैसे एक पेंटर है, अगर उसको अच्छा शौक है पेंटिंग का, he may not be a very good painter initially, but if he keeps practicing, he will become. तो आपकी पैशन को फॉलो करो. एंड दूसरा ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है, आप शुरू में जो है ना उसको, जैसे हमारे को, हम तो लड़ाई किए हुए हैं, ऑपरेशंस किए हुए हैं, तो कई चीज़ें जो हैं वो इंट्यूटिवली कैसे आती हैं उसको समझने की कोशिश करो. बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू टेल यू द आंसर टू योर प्रॉब्लम. ये नहीं बोलेगा कि आप यहाँ जाओ, आपको 10 मिलिटेंट सोते हुए मिलेंगे, आप उनको मार के आ जाओ. नहीं. तो यू हैव टू डेवलप योर इंट्यूशन, एंड दैट इंट्यूशन कम्स ओनली विद एक्सपीरियंस. सो अगर आपको पैशन होगा तो यू विल प्रैक्टिस. इफ यू प्रैक्टिस यू विल गेट एक्सपीरियंस. वंस यू गेट एक्सपीरियंस यू विल लर्न मोर and you will be better than the others. And once you are better than the others, you will be successful in your life, right? So I say follow your passion, you will be successful, and have patience. Have patience, because सब चीज़ तो एक दिन में होती नहीं है. तो हमें भी टाइम लगा, 1-1.5 साल तो इनिशियली हमें भी इधर उधर घूमते रहे. जैसे है ना, खेती है कि फलसफे की कभी पकती नहीं. You know, when you plant a plant, आप एक दिन में तो उससे फसल नहीं ले सकते. It takes time. खेती है कि फलसफे की कभी पकती नहीं. सुनते हैं सबकी. एवरीबडी यूज्ड टू कम, यार तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ. तो हम चले जाते थे, सुनते थे सबकी. हिम्मत थी हमारी कि कभी थकती नहीं. तो वी यूज्ड टू हैव दैट पेशेंस. हमने सुनी सबकी. बट फाइनली वी टोल्ड व्हेन वी वेंट टू मणिपुर कि सर हमें मणिपुर भेजो, क्योंकि वहाँ पे है हमारा एक्चुअल यूज एंड रोल. और जब वो वहाँ पे गए तो यूनिट्स एंड द अदर एवरीबडी वॉज रियली अंडर लॉट ऑफ प्रेशर कि आपके ऑफिसर्स जो, मतलब दूसरी यूनिट के सिखलाई के ऑफिसर्स को मार दिया, हथियार लेके चले गए. जब हम वहाँ पे गए तो लोगों ने हमारी कदर करी, क्योंकि ये हैं बंदे जो एक्चुअल में आपको रिजल्ट्स दिला सकते हैं. और फिर वी स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट्स, एंड वंस वी स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट्स, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. ऑब्वियसली आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट, आई एग्री, आई वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. पीपल यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ मी फॉर डूइंग ऑपरेशंस करेक्टली, बिकॉज मैंने एक भी कोई बंदे को ऑपरेशंस के लिए नहीं भेजा विदाउट ब्रीफिंग देम, और विदाउट लिसनिंग टू देयर ब्रीफिंग, और विदाउट टेस्टिंग देम. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई ऑल्सो एक्वायर्ड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट माई बॉयज, वॉट इज देयर केपेबिलिटी. बिकॉज समटाइम्स यू कम टू नो ना व्हेन दे आर ब्रीफिंग कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा. तो आई यूज्ड टू इंटरवीन, आई यूज्ड टू गिव देम हिंट्स. देखो अगर मैं उनको हर चीज़ प्लेटर पे देने लग जाऊँगा तो वो तो फिर एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर वहाँ जाके क्या करते हैं मेरे को नहीं पता चलेगा. So briefing, debriefing. So over a period of time, they not only developed that capability, but they also developed that intuition, which I also developed over a period of time. And then once we were started getting success, so then there was no looking back. And then they, मतलब sometimes even I used to wonder, यार क्या हो गया? कहते सर इतने contact हुआ, we got the success and all that. So I see that you have to spend a lot of time in whatever you're doing. I'm not saying that everything will come on a platter in one day, but over a period of time when you're doing operations continuously, you will develop your intuition, you will develop your capability, you will have that skill. तो मैं कहता हूँ ना, skill will जो है ना वो बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास skill नहीं है, will नहीं है, तो आप सीखोगे नहीं. So thank you so much, sir. It's been such a honor, sir, listening to you.
एंड मेरे लिए तो बिल्कुल नॉस्टैल्जिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और इसी तरह से आप Thank you, करते sir. रहो। मेरे थ्रू ये मैं कह सकता हूँ कि लाइक आई स्टार्टेड माई जर्नी और रादर got 21 para SF to where they are now. Similarly, I think this is your journey, and I'm sure you would succeed in this and be in more limelight in the country as well as abroad. And अगर मेरी तरफ से कुछ और मदद हो सकती है तो I am always ready to provide you. ठीक है थैंक ना? यू सो मच Thank you, सर, sir. मीन्स अ लॉट। It's a learning. It's a learning. It's a journey. You can't expect everything to happen in one day. Sir. Yes. But I am sure the journey which you have taken will take you a long way because you are already doing so well, and I am sure you will continue to do well and succeed and get more success. Inshallah, मिलते रहेंगे. बिल्कुल थैंक सर, यू थैंक यू सो सर, मच। जय हिंद सर। थैंक यू सर, जय जय सर।